अध्याय 71। काला रक्त पत्थर। अनुवादक 54,96,90,339। एक महीने से भी कम समय में लू मिंग की साधना 2 स्तर ऊपर चढ़ गई थी। ये गति वाकई बेहद चौंकाने वाली थी। ये तरल पदार्थ दूसरों के लिए बेहद जहरीला हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह एक खजाना है। दुर्भाग्य से यह ऐसी चीज है जो केवल भाग्य से ही मिल सकती है। लू मिंग मन ही मन सोचने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और धीरे से सांस छोड़ी। हवा की एक किरण बनी और कुछ मीटर दूर तक तेज तलवार की तरह फैल गई। 7वीं श्रेणी का मास्टर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वो 5वीं श्रेणी के मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसका एक ही वार मेरे लिए निंगफैंग से दोबारा लड़ने के लिए काफी है। अपने शरीर में ड्रैगन के आकार की जीवन शक्ति का प्रवाह महसूस करते हुए लू मिंग अत्यधिक प्रसन्न हुआ। सरसराहट। इस समय सरसराहट की आवाज सुनाई दी। आवाज गड्ढे से आ रही थी, और जब उसने करीब से देखा तो उसे गड्ढे में एक गहरे लाल रंग का कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई दिया। ये कीड़ा अंगूठे से भी मोटा और 1 फुट से भी अधिक लंबा था। इसका पूरा शरीर खून जैसे चमकीले जैड पत्थर की तरह साफ था और इसके मुंह में नुकीले दांत थे। इस समय जब उसने लू मिंग को देखा तो वह मानो चौंक गया। उसने अपना शरीर मोड़ा और तेजी से भाग गया। ये तो खून की सांस लेने वाले कीड़े हैं। लू मिंग पहले थोड़ा हैरान हुआ, फिर वो बेहद खुश हो गया। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार रक्त श्वास लेने वाले कीड़ों के साथी के रूप में गहरे रंग के रक्त पत्थर पाए जाते थे। दूसरे शब्दों में, जिस स्थान पर रक्त श्वास लेने वाले कीड़े रहते थे, वहां निश्चित रूप से गहरे रंग के रक्त पत्थर मौजूद होते थे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तालाब में खून से सांस लेने वाला कीड़ा होगा। लू मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। वो तेजी से दौड़ा और खून की सांस लेने वाले कीड़े के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। जब रक्त श्वास लेने वाले कीड़े ने लू मिंग को अपने पीछे दौड़ते हुए देखा तो उसने अपने शरीर को और भी तेजी से मोड़ा और आगे की ओर दौड़ पड़ा। क्या आपको लगता है कि छोड़ना इतना आसान है? लू मिंग मुस्कुराया और आगे बढ़ा, खून की सांस लेने वाले कीड़े के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 1000 मीटर की दूरी तय करने के बाद खून की सांस लेने वाला कीड़ा अचानक जमीन में घुस गया और गायब हो गया। अच्छा नहीं है, खून की सांस लेने वाले कीड़े जमीन के नीचे सुरंग खोद सकते हैं। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन खून की सांस लेने वाले कीड़े कहीं नजर नहीं आए। भन भन। लू मिंग एक बड़े पेड़ पर कूद गया और अपने आसपास का जायजा लेने लगा। कुछ ही समय बाद 100 मीटर दूर खून की सांस लेने वाले कीड़े की आकृति जमीन से निकली और तेजी से आगे बढ़ी। मैं इसके बहुत करीब जाकर इसका पीछा नहीं कर सकता। इससे ये परेशान हो जाएगा और वापस अपने विश्राम स्थल पर नहीं जा पाएगा। लू मिंग की आकृति पलक झपकते ही एक और विशाल पेड़ पर चढ़ गई। वो तने पर कूदा, अपनी आभा को नियंत्रित किया और रक्त श्वास लेने वाले कीड़ों के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने पहाड़ों और पहाड़ियों को पार किया और दर्जनों मील तक आगे बढ़ते रहे। इसी समय रक्त श्वास लेने वाला कीड़ा फिर रुक गया। वो जमीन में गड्ढा खोदकर गायब हो गया। क्या यही वो जगह हो सकती है? लू मिंग सोचने लगा। उसे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अवलोकन करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। लू मिंग को पूरा यकीन था कि यह खून की सांस लेने वाले कीड़ों का निवास स्थान होना चाहिए। लू मिंग आगे बढ़ा और उस जगह पर आया जहां खून की सांस लेने वाले कीड़े गायब हो गए थे। लगता है ये यही है। गहरा खून वाला पत्थर ठीक नीचे होना चाहिए। फिर उसने पहले इस्तेमाल की गई ब्लैकेज तलवार निकाली और उसे फावड़े की तरह इस्तेमाल करके खुदाई शुरू कर दी। लू मिंग की साधना के स्तर और ब्लैकेज तलवार की तीक्ष्णता के कारण वो बहुत तेज गति से पथरीली जमीन को खोदने में सक्षम था। कुछ ही समय बाद कई मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। ठीक उसी क्षण एक लाल बत्ती तेजी से निकली। ये खून की सांस लेने वाला कीड़ा था। खून की सांस लेने वाला कीड़ा बाहर निकलने के बाद बिल्कुल नहीं रुका और भाग गया। लू मिंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खुदाई जारी रखी। बहुत जल्दी ही चंदन जैसी हल्की सी सुगंध हवा में फैलने लगी। लू मिंग का मनोबल बढ़ गया। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार यद्यपि इस काले रक्त के पत्थर को काला रक्त का पत्थर कहा जाता था, लेकिन इसमें रक्त की जरा भी गंध नहीं थी। इसके बजाय इसमें चंदन की सुगंध थी। चूंकि यह गंध आ रही थी, इसका मतलब ये था कि यहाँ निश्चित रूप से एक काला रक्त पत्थर मौजूद था। लू मिंग ने और भी जोर से खुदाई की। जैसे ही चट्टान का एक टुकड़ा खोदा गया, हवा में एक मनमोहक सुगंध फैल गई। उसके नीचे मुट्ठी के आकार का एक पत्थर, जिस पर खून जैसी लाल धारियां बनी हुई थी, लू मिंग के सामने प्रकट हुआ। ये काला रक्त पत्थर था। लू मिंग बेहद खुश हुआ।
उसने गहरे रक्त का पत्थर निकाला और उसे ध्यान से देखा। यह वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक का तीसरा चरण था और चौथे चरण के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने उस पर एक नजर डाली और फिर उसे सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। हालांकि अगले ही पल लू मिंग के चेहरे का भाव बदल गया क्योंकि चंदन की खुशबू अभी भी नीचे से आ रही थी। क्या काले रक्त के पत्थर हो सकते हैं? लू मिंग बेहद खुश हुआ और उसने पूरी ताकत से जल्दी से खुदाई शुरू कर दी। उसने ज्यादा खुदाई नहीं की और उसे एक और गहरे रंग का खून जैसा पत्थर मिल गया। वो अभी भी मुट्ठी के आकार का था और उससे चंदन की तेज खुशबू आ रही थी। हा, कितनी अच्छी किस्मत है। लू मिंग बेहद खुश हुआ और उसने डार्क ब्लड स्टोन निकाल लिया। हालांकि नीचे से चंदन की खुशबू अभी भी आ रही थी। अभी भी और भी है। इस बार तो लू मिंग भी थोड़ा हैरान रह गया। इस समय लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसने चारों ओर से हवा के टूटने की आवाज सुनी। चंदन की खुशबू आ रही है। ये काला रक्त पत्थर है, जल्दी करो। वहां अफरा तफरी मच गई और फिर 5 या 6 आकृतियां दिखाई दी। भनभनाहट, वूश, जंगल में अचानक 6 आकृतियां प्रकट हुई और लू मिंग को घेर लिया। उन्होंने अपनी आभा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। वे फूट पड़ी और लू मिंग को घेर लिया। उनमें से 4 7वीं श्रेणी के मास्टर स्तर के थे और 2 छठी श्रेणी के शिखर मास्टर स्तर के थे। उन 6 लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों थे, लेकिन वे सभी बहुत युवा थे, लगभग 18 या 19 वर्ष के। इस समय वे 6 लोग लू मिंग द्वारा खोदे गए बड़े गड्ढे को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। यहां सचमुच एक काला रक्त पत्थर है। बच्चे, अब तुम यहां से चले जाओ। ये काला रक्त पत्थर हमारा है। नुकीली नाक वाले एक युवक ने लू मिंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। सभी को बता दूं, इस जगह को खोजने वाला पहला व्यक्ति मैं ही था। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर आपने इसे पहले खोज लिया तो क्या हुआ? अब ये हमारा है। टेढ़ी नाक वाले उस युवक ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर गर्व और अहंकार के भाव स्पष्ट थे। तो तुम मुझे लूटना चाहते हो? देखते हैं कि तुम ऐसा कर पाते हो या नहीं। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी और बेहद सहज दिख रहा था। बदमाश, तुम मौत को दावत दे रहे हो। टेढ़ी नाक वाले युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए लू मिंग पर हमला कर दिया। 5 तेज नुकीले पंजे जैसी चमक लू मिंग की छाती की ओर लक्षित थी। धमाका, लू मिंग ने एक मुक्का मारा। टकराना, कच्चा। एक जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद चटकने की आवाज आई। फिर टेढ़ी नाक वाले युवक ने चीख मारी और 12 कदम पीछे हट गया। उसका एक हाथ कांप रहा था और उससे लगातार खून बह रहा था। लू मिंग के मुके से उसकी 5 उंगलियां टूट गई थीं। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? हम रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के एजियो ड्रैगन हॉल के शिष्य हैं। मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम मरोगे। मेरा हाथ। टेढ़ी नाक वाले युवक ने चीख पुकार मचाई और दहाड़ लगाए। एजियो ड्रैगन हॉल का शिष्य? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कम उम्र के बावजूद उसकी साधना कमजोर नहीं है। लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। मुझे अब याद आया। तुम हो लू मिंग, इस साल के नवागंतुक राजा। लू मिंग, मैंने तुम्हें आखिरी परीक्षा समाप्त होने पर दूर से देखा था। अचानक एक महिला शिष्या चिल्लाई। क्या वो लू मिंग है? बाकी लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे अभी भी पहचान लेंगे। लू मिंग ने अपनी नाक को छुआ और हल्की सी मुस्कान दी। लू मिंग, भले ही तुम नए राजा हो, फिर भी मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है। रास्ते से हट जाओ और चले जाओ। हम ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि आज की घटना हुई ही नहीं, क्योंकि यह काला रक्त पत्थर बड़े भाई याओ तियान्यू की जरूरत है। हम भी बड़े भाई याओ तियान्यू के आदेश पर इसकी तलाश कर रहे हैं। महिला ने एक के बाद एक कई वाक्य कहे। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे ऐसा लगा कि जब तक वह याओ तियान्यू का नाम लेती रहेगी, लू मिंग आज्ञाकारी होकर वहां से चला जाएगा। अध्याय 72, कांस्य सूची में शामिल प्रतिभाएं। अनुवादक 54,96,90,339। किसे पता था कि लू मिंग के अगले वाक्य की वजह से उसे लगभग आंतरिक चोटें लग जाएंगी। याओ तियान्यू कौन है? उसे डार्क ब्लडस्टोन की जरूरत है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या मुझे इसकी जरूरत है? हम दोनों रहस्यमयी तलवार संप्रदाय से हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। लू मिंग ने हाथ हिलाते हुए अधीरता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े भाई याओ तियान्यू कांस्य श्रेणी के प्रतिभाशाली शिष्य है, सभी कांस्य शिष्यों में सर्वोच्च। क्या तुम जीने से थक गए हो? युवती गुस्से से चिल्लाई। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो कांस्य पदक पर है, इसीलिए तो वो इतना घमंडी है। लू मिंग थोड़ा हैरान रह गया।
कांस्य रैंकिंग रहस्यमय तलवार संप्रदाय के 4 हॉलों के बीच एक रैंकिंग सूची थी। इस सूची में शामिल किए जा सकने वाले सभी लोग कांस्य प्रतिमाओं के शिष्यों में शीर्ष प्रतिभावान थे। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था। वो अब कांस्य प्रतिमाओं के शिखर पर खड़ा था, लेकिन इसका लू मिंग से क्या लेना देना था? उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कांस्य श्रेणी का शिष्य है। क्या उसे लगता था कि कांस्य श्रेणी का शिष्य उसका काला रक्त पत्थर छीन सकता है? जब उस महिला ने लू मिंग को स्तब्ध देखा तो उसे लगा कि लू मिंग कांस्य सूची से डर गया है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, लू मिंग, अब काले रक्त के पत्थर हमें सौंप दो, फिर हमारे साथ आओ और बड़े भाई याओ तियान्यू के सामने झुककर अपनी गलती स्वीकार करो। शायद इस तरह बड़े भाई याओ तियान्यू पुरानी बातों को भुला देंगे। क्या तुम उस काले रक्त वाले पत्थर को सौंप दोगे? क्या तुम उसके सामने झुककर अपनी गलती स्वीकार करोगे? लू मिंग ने उस महिला को अजीब से भाव से देखा, मानो वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। फिर उसने कहा, तुम सब रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के कांसे के शिष्य हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। युवती स्तब्ध रह गई और काफी देर बाद उसने प्रतिक्रिया दी। वो इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो चिल्लाई, लू मिंग, तुमने क्या कहा? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। तुम उस पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो मिलकर उस पर हमला करते हैं और उसे पंगु बना देते हैं। फिर हम उसे बड़े भाई याओ तियान्यू के पास ले जाएंगे और उन्हें उससे निपटने देंगे। टेढ़ी नाक वाले उस युवक ने भी भयावह भाव से चिल्लाया, आक्रमण करना। उन 6 ने एक साथ हमला किया और लू मिंग की ओर दौड़ पड़े। तलवार की ऊर्जा, कृपान की चमक, पंजे की ताकत और हथेली की हवा ने पल भर में लू मिंग के पूरे शरीर को घेर लिया। तुम तो मौत को बुला रहे हो। लू मिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हाथ के एक इशारे से ही उसके हाथ में तारा तलवार प्रकट हो गई। तलवार की तेज रोशनी के साथ उसने पलक झपकते ही 10 से अधिक बार वार किया। आह आह! 6 लगातार चीखों के साथ एजियो ड्रैगन हॉल से आए 6 युवक तेजी से पीछे हट गए। उन 6 को संभलने से पहले 12 कदम पीछे हटना पड़ा। उनमें से प्रत्येक के सीने पर तलवार का गहरा घाव था और खून बह रहा था। एक ही तलवार से 6 लोग घायल हो गए थे। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? 1 महीने से भी पहले मैंने सुना था कि उसने निंगफैंग को हराया था, लेकिन वो एक मुश्किल जीत थी। वो सिर्फ 1 महीने में इतना ताकतवर कैसे हो गया? उन 6 युवकों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। चलो चलें, इस व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। महिला चीखी और तेजी से पीछे हट गई। वो डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। भन 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 भन! बाकी 5 लोगों ने रुकने की हिम्मत नहीं की और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लू मिंग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि अगर वे 6 लोग तितर बितर हो गए तो वो उन सभी को जीवित रख पाएगा। उसके बाद लू मिंग ने खुदाई जारी रखी। इसके बाद लू मिंग ने एक के बाद एक 2 और गहरे रंग के रक्त पत्थर निकाले। इस जगह पर कुल 4 गहरे रंग के रक्त पत्थर थे। बस काफी है, लू मिंग हंस पड़ा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि अब कोई और काला रक्त पत्थर नहीं बचा है, लू मिंग मुड़ा और चला गया। ब्लड रे की फ्लावर और डार्क ब्लडस्टोन मिल गए हैं। अब संप्रदाय में लौटने का समय आ गया है। लू मिंग मुस्कुराया। हालांकि इस यात्रा में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ सुचारू रूप से चला। उसकी आकृति रुकी नहीं और वो अंधेरे रक्त पर्वत की दिशा में बढ़ गया। रास्ते में उसे एक अकेला काला भेड़िया मिला। उसने उसे पालतू बनाया और उसे सवारी के रूप में इस्तेमाल किया। वो हरे रंग का घोड़ा इतनी देर से बाहर था कि शायद वो न जाने कहां भाग गया होगा। ये काले रक्त वाला भेड़िया द्वितीय श्रेणी का एक राक्षसी जानवर था। यह अत्यंत बलवान और शक्तिशाली था, हरे रंग के शल्क वाले घोड़े से कहीं अधिक। उसने पहाड़ों और पहाड़ियों को ऐसे पार किया मानो वो समतल जमीन पर चल रहा हो। बहुत जल्दी ही उसने डार्क ब्लड माउंटेन को छोड़ दिया और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की दिशा में चल पड़ा। अंधकार में रक्त पर्वत की गहराइयों में एक आकृति पर्वत की चोटी पर एक बड़ी चट्टान पर पालथी मारकर बैठी थी। ये शख्स करीब 17 साल का लग रहा था। वह आकर्षक था और उसके चेहरे पर भावहीनता थी। वो बस यूं ही बैठा था, लेकिन उससे एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। एक तरफ 10 से अधिक युवक खड़े थे, जो जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। इन युवकों में पहले वाले 6 युवक भी शामिल थे। बड़े भाई याओ, यही हुआ था। उस टेढ़ी नाक वाले युवक ने रिपोर्ट दी। ये शांत दिखने वाला युवक याओ तियान्यू था, जो कांस्य रैंकिंग का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। मार्शल आर्ट की दुनिया में बलवान ही सर्वोपरि होता था। यद्यपि याओ तियान्यू युवा था, फिर भी अन्य लोग आदरपूर्वक उसे वरिष्ठ भाई कहकर पुकारते थे।
याओ तियान्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि वहां एक से अधिक डार्क ब्लडस्टोन हो सकते हैं और वे सभी अब लू मिंग के हाथों में हैं? जी हाँ, बड़े भाई याओ, वो लू मिंग बेहद घमंडी है। उसने न सिर्फ हमें चोट पहुंचाई, बल्कि आपका भी कोई सम्मान नहीं किया। लेकिन लू मिंग ने कहा कि याओ तियान्यू कुछ खास है। टेढ़ी नाक वाले युवक ने जल्दी से जवाब दिया। बेशक, उसके जवाब में बहुत अतिशयोक्ति थी। बाकी पांचों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उन्होंने उस नुकीली नाक वाले युवक की बात का खंडन नहीं किया। हे, ये सुनकर याओ तियान्यू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आजकल सभी नवागंतुक इतने घमंडी हो गए हैं? लू मिंग, नवागंतुक राजा, मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो कुछ सालों बाद बात करते हैं। फिर उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, जाओ और लू मिंग को ढूंढो। जब तक वो डार्क ब्लड माउंटेन में है, मैं उसे वर्मिलियन बड हॉल में वापस नहीं आने दूंगा। हाँ, 1 दर्जन युवकों ने जोर से जवाब दिया। फिर उनकी आकृतियां पलक झपकते ही गायब हो गईं और वे पर्वत शिखर से निकलकर गहरे रक्त पर्वत के जंगल में विलीन हो गए। लू मिंग, याओ तियान्यू ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। काले रक्त वाला भेड़िया बिजली की तरह तेज था और उसकी गति हरे रंग के शल्क वाले घोड़े से कहीं अधिक थी। 7 दिनों से भी कम समय में लू मिंग फिर से उस आकाश पार शहर में पहुंच गया। जब वह जू परिवार के घर के पास से गुजरा तो उसने पाया कि घर खाली था, यहां तक कि मुख्य दरवाजा भी मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि जू परिवार को झो परिवार ने पहले ही नष्ट कर दिया था। दिव्य निर्जन महाद्वीप ऐसा ही था, शक्ति ही सब कुछ थी। हर दिन हत्याओं से भरा था और हर दिन अनगिनत सेनाएं नष्ट हो रही थीं। लू मिंग ने अपना सिर हिलाया। उसने एक रेस्तरां ढूंढा, कुछ खाना और शराब मंगवाई और खाना शुरू कर दिया। अनजाने में ही उसके विचार उग्र हवाओं वाले शहर की ओर चले गए। आकाश पार करने वाला शहर उग्र हवा वाले शहर से ज्यादा दूर नहीं है। ये सिर्फ 3 दिन का सफर है। मुझे डार्क ब्लड वुल्फ की सवारी करने के लिए 3 दिन नहीं चाहिए। मैं वापस जाकर अपनी मां से मिल ही लूं। लू मिंग ने सोचा, उसके समलैंगिक होने की बात सार्वजनिक किए हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। अब वापस जाकर एक नजर डालने का समय आ गया था। उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया, रेस्टोरेंट से निकला और उग्र हवाओं वाले शहर की ओर चल पड़ा। उन्हें उग्र हवाओं वाले शहर में लौटने में 2 दिन से थोड़ा अधिक समय लगा। गर्जन, उग्र हवाओं वाले शहर की सड़कों पर चलते हुए काले खून वाले भेड़िए ने एक लंबी दहाड़ मारी, जिससे सड़क पर मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। कितना भयानक राक्षसी जानवर है! चलो चलें, जाओ और लू परिवार के विशेषज्ञों को बुलाकर इसे नियंत्रित करो। शैतानी जानवर शहर में घुस आए हैं। अरे नहीं, देखो, क्या वो लू परिवार का युवा मालिक लू मिंग नहीं है? ये वही है, सचमुच वही है। पास ही में शोरगुल मच गया। बाकी लोग लू मिंग से दूरी बनाए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वे काले खून वाले भेड़िए के काटने से मर न जाएं। टकराना, लू मिंग ने काले खून वाले भेड़िए की गर्दन पर थप्पड़ मारा, जिससे वो लगभग जमीन पर गिर ही गया। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? अच्छे बच्चे बनो, लू मिंग ने फटकार लगाए। वो गहरे रंग का भेड़िया एक पालतू कुत्ते की तरह भौंका, जो बेहद सभ्य था। आसपास के लोग अचंभित रह गए। अध्याय 73, घर लौटते समय डाकुओं का हमला। अनुवादक, 54,96,90,339 काले खून वाला भेड़िया लू मिंग के पीछे पीछे कुत्ते के बच्चे की तरह चल रहा था। जल्द ही वे लू परिवार के निवास पर पहुंच गए। वहां कौन है? रुको, ये तो छोटे मालिक हैं, ये तो छोटे मालिक हैं। लू परिवार की जागीर के सामने तैनात गार्ड चिल्लाया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए खुद भी चिल्लाया। छोटे मालिक वापस आ गए हैं। छोटे मालिक, कृपया अंदर आइए, गार्ड ने जल्दी से कहा। लू मिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वो काले रक्त वाले भेड़िए को लू के निवास स्थान में ले गया। शुभ दिन, युवा स्वामी, युवा उस्ताद वापस आ गए हैं। युवा उस्ताद वापस आ गए हैं। लू परिवार में प्रवेश करने के बाद लू परिवार के सदस्यों ने लू मिंग को देखते ही आदरपूर्वक अभिवादन किया। इसके बाद ये खबर लू परिवार में तेजी से फैल गई। युवा स्वामी इतने शक्तिशाली हैं कि वे वास्तव में एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर को ले आए। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि यह राक्षसी जानवर कई बुजुर्गों से भी ज्यादा डरावना है। ये तो छोटे मालिक के सामने बहुत ही सलीके से पेश आता है। बिल्कुल, युवा गुरु रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के शिष्य है। लू परिवार के कुछ नौकर दूर से लू मिंग को देख रहे थे, खासकर उस काले रक्त वाले भेड़िए को। वे आपस में गर्मागर्म बहस कर रहे थे। उनके चेहरे सम्मान से भरे हुए थे। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी नाक छुई।
उसने अभी अभी एक काले खून वाले भेड़िए को परिवहन के साधन के रूप में पकड़ा था। उसे इतनी बड़ी हलचल की उम्मीद नहीं थी। कुछ ही देर में लू मिंग मुख्य निवास पर पहुंच गया। मुख्य निवास के प्रवेश द्वार पर ली पिंग पहले से ही इसके लिए उत्सुक थी। जाहिर है उसने खबर सुन ली थी। मिंग लू मिंग को देखते ही ली पिंग के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। माँ, मैं आपसे मिलने वापस आया हूँ, लू मिंग ने स्नेहपूर्वक कहा। फिर उसने काले खून से सने भेड़िए की गर्दन थपथपाई और कहा, आज्ञाकारी होकर दरवाजे पर लेट जाओ और हिलना मत, वरना मैं तुम्हें अपनी शराब के साथ मार डालूंगा। वो काले खून वाले भेड़िए ने कुछ देर तक दयनीय स्वर में दहाड़ लगाई और फिर आज्ञाकारी होकर जमीन पर लेट गया। ली पिंग और उसके पीछे खड़ी नौकरानियां हक्का बक्का रह गईं। माँ, चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं, लू मिंग ने कहा। अच्छा अच्छा, ली पिंग ने कहा। मुख्य निवास के आंगन में एक पत्थर की मेज थी। इस समय ली पिंग की नौकरानी ने मिठाई परोस दी थी और चाय बना ली थी। मिंग, तुम कैसी हो? ली पिंग ने चिंता से पूछा। ली पिंग की चिंतित आंखों को देखकर लू मिंग का दिल खुश हो गया। क्या आपको लगता है कि मैं और मजबूत हो गया हूं? अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने हाथों से इशारे भी किए। देखो तुम कितने आत्मसंतुष्ट हो। ली पिंग हंस पड़ी और उसे डांटने लगी। फिर उसने अपना लहजा बदलते हुए पूछा, मिंग, कियू युए कहाँ है? क्या तुम दोनों वापस नहीं आए? लू मिंग मुस्कुराई और बोली, माँ, कियू कैसी है? वो अब रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की एक प्रतिभाशाली शिष्या है। लू मिंग ने संक्षेप में बताया कि इस दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ था। बेशक, लू मिंग ने ली पिंग को कुछ भी खतरनाक नहीं बताया ताकि वो चिंतित न हो। मुझे कियू युए में इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर कि कियू युए ने रहस्यमय तलवार संप्रदाय के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली किलिन हॉल में प्रवेश कर लिया है, ली पिंग भी बहुत खुश हुआ। कियू युए कई वर्षों से उसका अनुसरण कर रही थी और वह कियू युए को अपनी बेटी की तरह मानती थी। अब जब कियू युए सफल हो गई थी तो वह स्वाभाविक रूप से खुश थी। माँ और बेटे की बातचीत जारी रही। गर्जन। अचानक दरवाजे के बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ये काले खून वाले भेड़िए की दहाड़ थी। युवा स्वामी, ये हम हैं। फिर एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। बुजुर्ग परिषद के प्रमुख बुजुर्ग लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। वो झट से उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। उसी क्षण काले खून वाला भेड़िया दरवाजे पर खड़ा था। उसके लाल बाल खड़े हो गए थे और वह पांचों बूढ़े आदमियों को घूर रहा था। ये पांचों बुजुर्ग परिषद के मुख्य सदस्य थे। तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। लू मिंग ने फिर से काले खून वाले भेड़िए को थप्पड़ मारा। काले खून वाले भेड़िए ने धीमी सी आवाज निकाली और आज्ञाकारी होकर फिर से जमीन पर लेट गया। युवा स्वामी, क्या यह आपका युद्ध पशु है? ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि ये द्वितीय श्रेणी का द्वितीय स्तर का राक्षसी पशु है। एक वरिष्ठ ने अपनी आंखों में थोड़ी सी दहशत लिए काले खून वाले भेड़िए को देखते हुए कहा। द्वितीय श्रेणी का द्वितीय स्तर का राक्षसी जीव द्वितीय श्रेणी के मास्टर क्षेत्र के समकक्ष था। लू वंश में अधिकांश बुजुर्ग केवल प्रथम श्रेणी के मास्टर स्तर पर थे। बुजुर्ग परिषद के मुख्य बुजुर्गों सहित केवल कुछ ही बुजुर्ग द्वितीय श्रेणी के मास्टर क्षेत्र से ऊपर थे। इस काले रक्त वाले वुल्फ को लू परिवार में एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता है। क्या सच में उस युवा स्वामी के पास युद्ध के लिए ऐसा राक्षसी जानवर था? वो वाकई अद्भुत था। कुछ प्रमुख वरिष्ठ नागरिकों ने आपस में सोचा, अरे, ये काला खून वाला भेड़िया, ये मेरा युद्ध का जानवर नहीं है। ये तो मैंने रास्ते में आने जाने के साधन के तौर पर पकड़ा है। इसकी गति अभी भी ठीक है, हरे रंग के घोड़े से थोड़ी तेज है। लू मिंग ने लापरवाही से कहा, अरे, क्या परिवहन का एक ऐसा साधन जिसे तुमने यूं ही उठा लिया? पांचों वरिष्ठ स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। बुजुर्गों, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूं? लू मिंग ने पूछा। कोई खास बात नहीं है, बस इतना है कि छोटे मालिक काफी समय से वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। पांच प्रमुख बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा। लू मिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कि पांचों प्रमुख बुजुर्गों से कुछ छिपा रहे हैं। बुजुर्ग, बुरी खबर। इसी क्षण एक हट्टा कट्टा आदमी जल्दी से दौड़ता हुआ आया और घबराकर चिल्लाया। पांचों प्रमुख बुजुर्गों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने एक साथ पूछा, क्या हुआ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पांचों बुजुर्गों पर एक नजर डाली और फिर लू मिंग की ओर देखा। उसने कहा, समोफिस समुद्री डाकू और कंकाल समुद्री डाकू फिर से हमला करने आए हैं।
इस बार वे दक्षिण में स्थित परिष्कृत लोहे की खान पर हमला कर रहे हैं। परिष्कृत लोहे की खान को चारों ओर से घेर लिया गया है। क्या वो सचमुच परिष्कृत लोहे की खदान पर छुपकर हमला करने गया था? धिक्कार है। प्रमुख बुजुर्गों में से एक दहाड़ उठा। अन्य प्रमुख बुजुर्ग भी चिंतित नजर आ रहे थे। बुजुर्गों, क्या हो रहा है? लू मिंग ने पूछा। अरे छोटे मालिक, बात कुछ इस तरह है। प्रमुख वरिष्ठ सदस्यों में से एक ने समझाना शुरू किया। राक्षसी दानव पर्वत श्रृंखला हजारों मील तक फैली हुई थी और कई शहरों से होकर गुजरती थी। इस राक्षसी दानव पर्वत श्रृंखला में कई डाकू सक्रिय थे। उग्र हवा वाले शहर के पास ही सैमोफिस समुद्री डाकू रहते थे। जहां तक ड्राई बोन बैंडिट्स की बात है, वे एक अन्य बड़े शहर के पास सक्रिय डाकुओं का एक समूह थे। वे सैमोफिस पायरेट्स से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। लगभग आधे महीने पहले किसी कारणवश सैमोफिस समुद्री लुटेरों ने अचानक ड्राई बोन समुद्री लुटेरों के साथ मिलकर लू परिवार की कुछ खानों और व्यापारिक काफिलों पर हमला करना शुरू कर दिया। लू कबीले ने स्वाभाविक रूप से उन्हें घेरने और नष्ट करने के लिए विशेषज्ञों को संगठित किया था, लेकिन सूखी हड्डियों के डाकुओं के बीच भी कई विशेषज्ञ मौजूद थे। सूखी हड्डियों के डाकुओं का सरदार 5वीं श्रेणी का मास्टर लेवल विशेषज्ञ था। कुछ दिन पहले लू परिवार के प्रमुख बुजुर्गों को भेजा गया था। हालांकि लू परिवार के सबसे शक्तिशाली प्रमुख बुजुर्ग, जो 4थी श्रेणी के मास्टर लेवल विशेषज्ञ थे, सूखी हड्डियों के डाकुओं के सरदार द्वारा घायल कर दिए गए थे और अभी भी बिस्तर से उठने में असमर्थ थे। पसामोफिस समुद्री डाकू, कंकाल समुद्री डाकू। लू मिन की आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। वो सैमोफिस समुद्री डाकुओं से अच्छी तरह परिचित था। उसकी शुरुआती पूंजी उन्हीं के ठिकाने से चोरी हो गई थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई लू परिवार पर हमला करने की? चलो चलते हैं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। हे युवा स्वामी, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। सूखी हड्डियों के डाकुओं का सरदार 5वीं श्रेणी का कुशल योद्धा है। मुझे पता है कि आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपने हाल ही में रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया है। अभी हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सैमोफिस समुद्री डाकू और सूखी हड्डियों के डाकू संख्या में कम है, इसलिए उन पर हमला करना असंभव है। ये सुनकर कि लू मिंग हमला करने ही वाला है, पांचों प्रमुख बुजुर्गों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने जल्दी से उसे सलाह दी। हाँ मिंग, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, ली पिंग ने भी सलाह दी। अध्याय 74, तलवार का एक ही वार। अनुवादक 54,96,90,339। माँ, पांचों बड़े बुजुर्गों, चिंता मत करो। ये तो बस डाकुओं के 2 गिरोह हैं। मैं इन्हें पलक झपकते ही मार गिराऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को आगे भेज दो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लू मिंग मुस्कुराया। वो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। ठीक है, लेकिन हम साथ चलेंगे, प्रमुख वरिष्ठ सदस्यों में से एक ने कहा। लू मिंग मुस्कुराया। वो जानता था कि कुछ प्रमुख वरिष्ठ उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उसने उनकी चिंताओं को खारिज नहीं किया। मिंग, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, ली पिंग ने चिंता से कहा। माँ, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लू मिंग ने ली पिंग को आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। लू मिंग की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर ली पिंग की चिंता थोड़ी कम हो गई। कुछ समय बाद लू परिवार ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कुछ प्रमुख बुजुर्गों के नेतृत्व में जंगली जानवरों की पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित परिष्कृत लोहे की खान की ओर चल पड़ा। वो परिष्कृत लोहे की खान लू कबीले की आय का मुख्य स्रोत थी। बेशक उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक भी थे। अतीत में सैमोफिस समुद्री डाकू अकेले इस परिष्कृत लौह अयस्क की खान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब हालात अलग थे। वहां कंकाल डाकू थे। बूम बूम बूम, घोड़ों के खुरों की आवाज गूंज उठी। लू कबीले ने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया था, जिससे हवा में धूल उड़ रही थी। उनके सामने एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। पहाड़ के सामने प्रवेश द्वार के चारों ओर 300 से 400 लोग जमा थे। 2 झंडे ऊंचे फहराए गए, एक पर सांप और दूसरे पर कंकाल बना हुआ था। हा, लू कबीले ने वाकई में अतिरिक्त सेना भेज दी है। डाकुओं के बीच हंसी की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। एक बलवान व्यक्ति, जो एक ऊंचे हरे रंग के घोड़े पर सवार था, उनके सामने आकर रुक गया। सैमोफिस समुद्री डाकू, कंकाल समुद्री डाकू और जोकर, हमारे लू परिवार पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। लू मिंग काले खून वाले भेड़िए पर सवार होकर आगे आगे चल रहा था और ठंडे स्वर में चिल्ला रहा था। युवा स्वामी, लापरवाही न बरतें। यह व्यक्ति सूखी हड्डियों के डाकुओं का दूसरा सरदार है।
इसकी साधना पहले ही चौथे दर्जे के गुरु स्तर तक पहुंच चुकी है। वरिष्ठ सदस्यों में से एक ने जल्दबाजी में याद दिलाया। हम उस हटे कट्टे आदमी को लू मिंग को देखकर थोड़ी हैरानी हुई। फिर उसने लू मिंग के अधीन मौजूद काले खून वाले भेड़िए की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक प्रचंड लौसी चमक उठी। हाँ, लगता है लू परिवार में अब कोई बचा ही नहीं है। बूढ़े को पीटने के बाद एक अनुभवहीन बच्चा आ गया है। क्या ये बारी बारी से मौत को दावत दे रहे हैं? सूखी हड्डियों के डाकुओं के सरदार ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, तुम्हारा घोड़ा बुरा नहीं है, जल्दी करो और मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुरंत मौत दे सकता हूँ। क्या तुम मुझे जल्दी मौत देना चाहते हो? लू मिन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपने अंदर के काले खून वाले भेड़िए को नियंत्रित किया और कदम दर कदम आगे बढ़ा। कितना अज्ञानी है! मैं अज्ञानी हूँ? यह मत सोचो कि तुम मुझे एक अच्छे राक्षसी जानवर को सवारी बनाकर डरा सकते हो। बस देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। हाँ। सूखी हड्डियों वाले डाकुओं का सरदार हरे रंग के घोड़े को नियंत्रित करते हुए दहाड़ता हुआ हवा के झोंके की तरह लू मिंग की ओर दौड़ा। उसके हाथ में मौजूद तलवार तेज हवा के झोंके की तरह लू मिंग पर प्रहार कर रही थी। लू मिंग गहरे खून वाले भेड़िए पर बैठा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, मानो वो डरा हुआ हो। युवा स्वामी, सावधान रहें। पांचों वरिष्ठ नागरिक स्तब्ध रह गए और चिल्लाने लगे। हाँ, मर। सूखी हड्डियों के डाकुओं के दूसरे नंबर के सरदार ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसने तलवार की रोशनी की एक चमक देखी जो बिजली से भी तेज लग रही थी और उसकी ओर आ रही थी। उसके पास बचने का भी समय नहीं था। बचने की तो बात ही छोड़िए, उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। फिर उसे अपनी गर्दन पर ठंडक का एहसास हुआ। अगले ही पल उसने एक बिना सिर वाले शव को हरे रंग के शल्कों वाले घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ते देखा। फिर वो अंतहीन अंधकार में डूब गया। एक तलवार का वार। उनके पीछे 5 प्रमुख बुजुर्ग और लू परिवार के बाकी सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। सूखी हड्डियों के डाकुओं का दूसरा सबसे बड़ा सरदार, जो चौथे दर्जे का मास्टर था, उनकी नजरों में एक अछूत हस्ती था। हालांकि लू मिंग ने उसे तलवार के एक ही वार से मार डाला था। कुछ ही महीने बीते थे और युवा गुरु की साधना इतनी उन्नत अवस्था तक पहुंच गई थी। यह विचार लू परिवार के सदस्यों के मन में उभरा। फिर उनके दिलों में जोश भर गया और उनकी आंखों में असीम आशा की किरण जगमगा उठी। अभी कुछ ही समय बीता था और लू मिंग पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया था। कुछ वर्षों या दशकों में लू मिंग किस स्तर तक पहुंचेगा? ऐसा प्रतीत होता था कि वे लू परिवार के तेजी से हो रहे उत्थान को देख रहे थे। दूसरा नेता मर गया है, दूसरा नेता मर गया है। सूखी हड्डियों वाले डाकुओं ने चीख मारी। वहां कौन है? तुमने मेरे दूसरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे की? सूखी हड्डियों वाले डाकू दहाड़ उठे। एक तेंदुए पर सवार एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ से बाहर निकला। उसकी दहाड़ बिजली की तरह गूंज रही थी। युवा स्वामी, वो कंकाल डाकुओं का सरदार है, प्रमुख वरिष्ठ सदस्यों में से एक ने कहा। बस उसे मार डालो। जैसे ही लू मिंग की ठंडी आवाज गूंजी, वह काले खून वाले भेड़िए की पीठ से कूद गया और 20 मीटर से अधिक दूरी तय करके जमीन पर आ गिरा। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। धमाके के साथ जमीन हिल गई और लू मिंग का शरीर तोप के गोले की तरह उछल पड़ा। पलक झपकते ही वो सूखे कंकाल जैसे दिखने वाले डाकुओं के सरदार के सामने था। वो इतना तेज कैसे हो सकता है? हड्डियों का ढांचा खोया हुआ डाकू सरदार डर से पीला पड़ गया। लू मिंग की गति इतनी तेज थी कि वो दंग रह गया। मरना! सूखी हड्डियों वाले डाकुओं के सरदार ने सदमे में दहाड़ मारी। उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया। लू मिंग को पीछे हटने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह निराशा में डूब गया। वूश! लू मिंग की तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि वो समय रहते इससे बच नहीं सका। पुची! एक सिर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और सूखे कंकालों वाले दाववादियों के समूह के बीच में जा गिरा। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। मारना! लू मिंग की तेज दहाड़ से सब लोग जाग गए। मारो, मारो! युवा स्वामी का अनुसरण करो और सभी डाकुओं को मार डालो। चलो हमला करते हैं। 5 प्रमुख बुजुर्गों ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उनके बूढ़े चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे और वे अपने हरे रंग के घोड़ों पर सवार होकर सैम्मोफिस समुद्री डाकुओं और सूखी हड्डियों के समुद्री डाकुओं की ओर दौड़ पड़े। मार डालो! युवा स्वामी का अनुसरण करो और सभी डाकुओं को मार डालो। लू कबीले के अन्य सदस्य एक के बाद एक चिल्लाने लगे। सैकड़ों लोगों के एक साथ होने से उनकी आवाजें गूंज रही थी और उनका मनोबल ऊंचा था।
दूसरी ओर सूखी हड्डियों के डाकुओं के पहले और दूसरे सरदारों को लू मिंग ने एक के बाद एक मार डाला था। वे बुरी तरह डरे हुए थे और उनमें प्रतिरोध करने का साहस नहीं बचा था। वे एक एक करके पीछे हटते चले गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान लू परिवार की परिष्कृत लोहे की खदान से लोगों का एक समूह बाहर निकल आया, जिससे डाकुओं के दोनों गिरोहों के बीच और अधिक अराजकता फैल गई। लू मिंग डाकुओं के समूह में घुस गया। तलवार की एक ही वार से डाकुओं की कई कतारें मारी गईं। इन सभी डाकुओं के हाथ खून से सने थे। ये सभी मरने के लायक थे। लू मिंग ने किसी पर दया नहीं दिखाई। उसके हाथों में डाकू बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सके। वो अपनी इच्छानुसार लोगों की जान ले रहा था। लू मिंग जहां से भी गुजरता, वहां बड़ी संख्या में लाशें गिरती हुई दिखाई देती। यह एक तरफा लड़ाई थी और डाकुओं के पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। कुछ ही समय बाद पूरा इलाका लाशों से भर गया। 300 से 400 डाकू मारे गए। हा, सैमोफिस समुद्री डाकू और सूखी हड्डी के समुद्री डाकू दोनों का सफाया हो गया है। युवा स्वामी की जय हो। अजेय युवा स्वामी की जय हो। लू परिवार के लोगों ने खुशी मनाई। स्थिति धीरे धीरे शांत होने में काफी समय लगा। उसके बाद युद्ध क्षेत्र की सफाई के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया गया। 5 प्रमुख बुजुर्गों ने कुछ लोगों को साथ लिया और लू मिंग के साथ लू परिवार लौट आए। इस युद्ध की खबर तेजी से पूरे उग्र हवा वाले शहर में फैल गई। इस खबर से अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। 5वीं श्रेणी के मास्टर क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय नेता तथा चौथी श्रेणी के मास्टर नेता लू मिंग के एक ही वार के सामने टिक नहीं पाए। लू मिंग की तलवार से वे आसानी से मारे गए। ये बेहद चौंकाने वाला था। उन सब में ली पिंग सबसे ज्यादा खुश थी। लू मिंग जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, वो उतनी ही खुश होगी। उसके बाद लू परिवार ने एक भव्य भोज का आयोजन किया और उग्र पवन नगरी के प्रसिद्ध लोग उन्हें बधाई देने आए। हालांकि लू मिंग ने केवल लापरवाही से जवाब दिया और साधना करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का बहाना ढूंढ लिया। अध्याय 75 याओ तियान्यू द्वारा बुलाया गया अनुवादक 54,96,90,339। पलक झपकते ही लू मिंग लू परिवार में 7 दिन बिता चुका था। पिछले 7 दिनों में खेती करने के अलावा लू मिंग ली पिंग के साथ समय बिता रहा था और उससे बातचीत कर रहा था। कुछ मौकों पर तो उसका मन हुआ कि वो ली पिंग को बता दे कि लू यूनटियन शायद अभी भी जीवित है, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। 7 दिन बाद लू मिंग ने ली पिंग को विदाई दी और डार्क ब्लड वुल्फ पर सवार होकर रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में वापस चला गया। 5 दिन बाद रहस्यमयी तलवार संप्रदाय नजर आने लगा था। जाओ, चूंकि तुमने मुझे इतनी देर तक नाव में बिठाकर ले गए हो, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूं। लू मिंग ने काले खून वाले भेड़िए की गर्दन पर थपथपाया। वो गहरे रंग का भेड़िया उत्तेजित होकर चिल्लाया और भाग गया, मानो उसे डर हो कि लू मिंग अपने वादे से मुकर जाएगा। पलक झपकते ही वो दूर जंगल में गायब हो गया। लू मिंग मुस्कुराया और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद ही लू मिंग रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में लौट आया। हालांकि वो पहले छात्रावास नहीं लौटा, इसके बजाय वो मिशन हॉल में गया। उसे पहले मिशन की रिपोर्ट सौंपनी थी। वो मिशन पैलेस हॉल में दाखिल हुआ और एक काउंटर के पास पहुंचा। जूनियर ब्रदर, क्या आप यहां मिशन स्वीकार करने आए हैं या इसे प्रस्तुत करने आए हैं? काउंटर के पीछे से एक खूबसूरत युवती ने पूछा। मैं यहां अपना मिशन सौंपने आया हूं। लू मिंग ने उस युवती को एक मिशन कार्ड दिया। ये ब्लड रेकी फ्लावर का मिशन था। जहां तक जू परिवार के एस्कॉर्ट मिशन की बात है, चूंकि जू परिवार पहले ही नष्ट हो चुका था, इसलिए इसे सौंपने की स्वाभाविक रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी। ब्लड फ्लावर मिशन, मुझे आश्चर्य है कि आपने कितने ब्लड रेकी फ्लावर एकत्र किए हैं? युवती ने पूछा। वो जानती थी कि यह काम आसान नहीं था। रक्त रेकी फूल इकट्ठा करना आसान नहीं था। उन्हें न केवल अंधकार में रक्त पर्वत पर जाना पड़ता था, बल्कि एक फूल इकट्ठा करने के लिए केवल 100 योगदान अंक ही काफी थे। बार बार आना जाना बहुत समय लेता था। ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था, इसलिए बहुत कम लोगों ने इसे स्वीकार किया। उसे इस बात की काफी उत्सुकता थी कि लू मिंग कितने फूल इकट्ठा कर सकता है। वरिष्ठ बहन, कृपया जांच करें। लू मिंग ने अपना हाथ हिलाया और काउंटर पर खून से सने रेकी फूलों का एक विशाल ढेर प्रकट हो गया। ये इतने सारे! काउंटर पर रखे रक्त रंग के रेकी फूल को देखकर युवती दंग रह गई। उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग इतने सारे रक्त रेकी फूल एकत्र कर पाएगा। रक्त से सने रेकी फूलों के ढेर ने भी आसपास मौजूद बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इतने सारे रक्तमय रेकी फूल, ये कौन है?
क्या तुम इस साल के नवागंतुक राजा को जानते भी नहीं हो? तो ये वही है, उसे इतने सारे ब्लड रे की फूल मिल गए, ये उसकी किस्मत है। आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। चारों ओर से ईर्ष्या भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या आप मेरी जांच करने में मदद कर सकते हैं? लू मिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और युवती की आंखों के सामने लहराया। ठीक है। युवती को होश आया और उसने तुरंत लू मिंग को गिनती करने में मदद की। कुल मिलाकर 55 ब्लड रे की फूल है। प्रत्येक फूल की कीमत 100 योगदान अंक है। इस प्रकार कुल 5500 योगदान अंक होते हैं। युवती ने ईर्ष्या की झलक दिखाते हुए कहा। 5500 योगदान अंक। उसे नहीं पता था कि इतने अंक अर्जित करने में उसे कितना समय लगेगा। लू मिंग ने सिर हिलाया और अपना जेड कार्ड उस युवती को दे दिया। थोड़ी देर बाद लू मिंग के जेड कार्ड में 5500 अतिरिक्त योगदान अंक जुड़ गए। मिशन सौंपने के बाद लू मिंग रुका नहीं और सीधे अपने छात्रावास चला गया। लू मिंग ने ध्यान नहीं दिया कि मिशन हॉल के बाहर दो युवक खड़े थे जो उसे जाते हुए देख रहे थे। लू मिंग वापस आ गया है, जल्दी वापस जाओ और बड़े भाई याओ तियान्यू को सूचना दो। चल दर। कुछ देर बाद लू मिंग छात्रावास लौट आया। उन्हें एहसास हुआ कि पांग शी और हुआ ची आसपास नहीं थे। लू मिंग ने अनुमान लगाया कि पांग शी और हुआ ची संभवतः कहीं और साधना कर रहे होंगे या मिशन पर होंगे। लू मिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो कमरे में गया, पालथी मारकर बैठ गया और असली युद्ध ड्रैगन तकनीक का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद लू मिंग की साधना पूरी तरह से सुदृढ़ हो चुकी थी। अब वो 7वीं श्रेणी के मास्टर स्तर के मध्य चरण की ओर अग्रसर होने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था। 3 घंटे बाद लू मिंग ने आखिरकार अपनी साधना समाप्त कर दी। टकराना। ठीक उसी समय बाहर आंगन के दरवाजे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लात मारकर खोला गया हो। यह वेदना शी या हुआ ची नहीं है। लू मिंग का दिल हिल उठा। अगर यह पैंग शी या हुआ ची होते तो वे इस तरह दरवाजा नहीं तोड़ते। लू मिंग उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसने देखा कि दो युवक बाहर से अंदर आ रहे हैं। लू मिंग, अच्छा हुआ कि तुम यहां हो। लाल वस्त्र पहने एक युवक ने लू मिंग को देखकर उपहास किया। आप कौन हैं? लू मिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। हम एजियो ड्रैगन हॉल के शिष्य हैं। वरिष्ठ भाई याओ तियान्यू आपको बुला रहे हैं। जल्दी से डार्क ब्लडस्टोन को एजियो ड्रैगन हॉल ले आइए और उनसे मिलिए। लाल वस्त्रधारी युवक ने ठंडे स्वर में कहा। उसके स्वर में अहंकार और दबंगई झलक रही थी। याओ तियान्यू। लू मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे अचानक कुछ याद आया। क्या वो वही याओ तियान्यू नहीं था जिसका नाम कांस्य सूची में था और जिसका जिक्र एजियो ड्रैगन हॉल के शिष्यों ने डार्क ब्लड माउंटेन पर किया था? वो सचमुच बहुत जल्दी में था। लू मिंग अभी अभी लौटा था और वो पहले ही यहां पहुंच चुका था। और क्या ये कोई बुलावा था? क्या वो चाहती थी कि वो उससे मिले? लू मिंग के होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उसने उदासीनता से 2 शब्दों में जवाब दिया, मैं खाली नहीं हूं। क्या खाली नहीं? बड़े भाई याओ तियान्यू ने आपको बुलाया है। चाहे आपको कोई जरूरी काम ही क्यों ना हो, उसे छोड़ना पड़ेगा। जल्दी से काला रक्त पत्थर उठाओ और हमारे साथ चलो। लाल वस्त्रधारी युवक ने फटकार लगाए। उसके चेहरे पर अब भी अभिमानी भाव था। याओ तियान्यू, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं खाली नहीं हूं। दफा हो जाओ। लू मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम तो मौत को दावत दे रहे हो? भाड़ में जाओ। लाल वस्त्रधारी युवक के कुछ और कहने से पहले ही लू मिंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई और मुठियां चलाते हुए आगे बढ़ गया। बैंग बैंग। वे दोनों युवक भी 7वीं श्रेणी के मास्टर थे, लेकिन लू मिंग के सामने वे टिक नहीं पाए। लू मिंग ने उन्हें दरवाजे से बाहर फेंक दिया और वे जमीन पर जोर से गिरे। लू मिंग ने उन दोनों को नीचे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यहां से चले जाओ। अगर नहीं गए तो मुझे तुम दोनों को वर्मिलियन बर्ड पीक से नीचे फेंकने में कोई आपत्ति नहीं है। लू मिंग, इतना घमंडी मत बनो। बस इंतजार करो। बड़े भाई याओ तियान्यू को नाराज करने का तुम्हें अच्छा अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लाल वस्त्रधारी युवक जोर से चिल्लाया और फिर दूसरे आदमी के साथ भाग गया। कांस्य रैंक। लू मिंग की आंखों में चमक आ गई। उन्हें कांस्य पदक की सूची के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वे इतना जरूर जानते थे कि कांस्य पदक की सूची में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी होगा। कांस्य शिष्य का उच्चतम साधना स्तर 9वीं श्रेणी का मास्टर स्तर था। एक बार जब वे महान मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच जाते थे, तो यदि उनकी आयु अधिक न हो तो उन्हें रजत शिष्य के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता था।
कांस्य पदक सूची में शामिल सभी प्रतिभाशाली छात्र 9वीं कक्षा के महारत के शिखर पर थे। इसके अलावा वे साधारण 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ नहीं थे, वे सभी असाधारण युद्ध क्षमता वाले प्रतिभाशाली थे। ऐसा कहा जाता था कि 9वीं कक्षा का एक साधारण मास्टर भी कांस्य सूची में शामिल किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने एक चाल भी नहीं टिक सकता था। कांस्य पदक सूची में शामिल सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे और वे उच्च स्तर के लोगों से भी मुकाबला कर सकते थे। वर्तमान लू मिंग के लिए वो अजेय था। लू मिंग अपने कमरे में वापस गया और सोचने लगा, मेरी मार्शल आर्ट की क्षमता अभी बहुत कमजोर है। मुझे जल्द से जल्द फायर गन मंत्र का अभ्यास करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे बंदूक चलाने के बुनियादी कौशल का अभ्यास करना होगा। लू मिंग सोचने लगा, चाहे कोई भी हथियार चलाना सीखे, उसे एक बुनियाद की आवश्यकता होती है। लू मिंग ने इससे पहले कभी भाला चलाने की तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। बुनियाद के बिना उसके लिए शुरुआत में ही काले स्तर की निम्न गुणवत्ता वाली भाला चलाने की तकनीक का अभ्यास करना असंभव था। भाला चलाने की एक उत्कृष्ट तकनीक विकसित करने के लिए भाला चलाने की तकनीक में एक ठोस आधार होना आवश्यक था। अध्याय 76 मनुष्य के अपने कर्म और अपनी गलतियां होती है। अनुवादक 54,96,90,339 भाले के बुनियादी उपयोग को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में विभाजित किया गया था। इसे भाले का 6 शब्दों वाला सूत्र कहा जाता था: दहाना, खींचना, दबाना, धकना, उठाना और वार करना। इन 6 बुनियादी तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद ही वह भाला चलाने की अधिक गहन तकनीक विकसित कर पाएगा। तुरंत ही लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर में जू बिंग का भाला उठाया और साधना शुरू कर दी। वुश! लंबा भाला एक बिंदु में बदल गया और आगे की ओर वार किया। फिर एक झटके में लंबा भाला चंद्रमा की छाया में बदल गया और बाहर निकल गया। इस तरह लू मिंग ने भाला चलाने की बुनियादी कला के 6 शब्दों वाले सूत्र का बार बार अभ्यास किया। एजियो ड्रैगन कोर्ट के बेहद विशाल और आलीशान आंगन में याओ तियान्यू बैठक कक्ष के ऊपरी हिस्से में एक सुनहरी तलवार लेकर बैठे थे। कुछ लोग उन्हें खबरें सुना रहे थे। उनमें से वही दो लोग थे जो पहले लू मिंग को बुलाने गए थे। बड़े भाई याओ, वो लू मिंग बहुत ही घमंडी है। वो बड़े भाई याओ का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। लाल वस्त्रधारी युवक ने कहा, लू मिंग, क्या तुम सचमुच खुद को सबसे महान समझते हो? मेरी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। याओ तियान्यू की आंखें ठंडी थीं। वरिष्ठ भाई याओ, लू मिंग वर्मिलियन बड हॉल का शिष्य है। अगर वो वर्मिलियन बड हॉल में छिपा हुआ है तो उससे निपटना मुश्किल होगा। एक अन्य युवक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपके पास कोई विचार है? याओ तियान्यू ने पूछा। इस समय एक चतुर युवक ने आंखें घुमाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई याओ, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे लू मिंग को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है या यहाँ तक कि उसे हमला करने की पहल करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। फिर हम एक वैध कारण के साथ लू मिंग को हरा सकते हैं। उस व्यक्ति ने तुरंत अपनी योजना का खुलासा कर दिया। ठीक है, हाँ, चलो ऐसा करते हैं। याओ तियान्यू जोर से हंस पड़ा। सर्वोच्च मंदिर में लू मिंग 6 शब्दों वाले लंबे भाले के सूत्र का अभ्यास कर रहा था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मैं अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हूं। अतीत में मुझे भाला चलाने की तकनीकों का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरी साधना बहुत धीमी रही। लू मिंग ने दबी आवाज में आह भरी। इसके अलावा, हालांकि यह भाला दूसरे स्तर का आध्यात्मिक हथियार है, लेकिन इसका शरीर उतना नर्म नहीं है। लगता है मुझे भविष्य में एक नया भाला खरीदना पड़ेगा। लू मिंग ने अपने हाथों में मौजूद लंबे भाले को देखा और मन ही मन सोचने लगा। भाले को मुख्य रूप से भाले के शीर्ष और भाले के शरीर में विभाजित किया गया था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज भाले का ऊपरी भाग था। भाले का ऊपरी भाग कठोर और नर्म दोनों होना चाहिए था। ये कठोर और भारी होना चाहिए था, फिर भी एक निश्चित सीमा तक नर्म और लचीला भी होना चाहिए था। तभी भाले की तकनीक की असली ताकत सामने आ सकती थी। जू बिंग के भाले को अग्नि पैटर्न वाला भाला कहा जाता था। भाले का शरीर अग्नि पैटर्न वाले लोहे से बना था और भाले की नोक गहरे लोहे के सार से बनी थी। इसे उच्चतर द्वितीय स्तर का आध्यात्मिक हथियार माना जाता था, लेकिन लू मिंग इससे संतुष्ट नहीं था। हालांकि अग्नि चित्रित लोहे में एक निश्चित मात्रा में लोच थी, फिर भी यह पर्याप्त नहीं थी। इसी क्षण लू मिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसे एहसास हुआ कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। एक विचार के साथ लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर को छोड़ा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। आंगन में लोगों का एक समूह अंदर आया। हुआ ची भी उनमें शामिल था। हालांकि उस समय उसका चेहरा चोटों से भरा और सूजा हुआ था।
वो और बाकी लोग एक व्यक्ति को अंदर लेकर आए। सावधान रहो, तुम सब सावधान रहो, हुआ ची ने पुकारा। लू मिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह आगे बढ़ा और पूछा, हुआ ची, क्या हुआ और तुम्हें किसने चोट पहुंचाए? लू मिंग, तुम वापस आ गए हो। लू मिंग को देखकर हुआ ची थोड़ा चौंक गया। फिर उसने नजरें बचाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, मिशन के दौरान गलती से गिर गया था। नीचे गिर गया। लू मिंग की आंखें झपकी। फिर उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे भीड़ अंदर ला रही थी। पहली नजर में ही उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पांग शी था। इस समय पैंग शी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। वो बेहोश हो चुका था। क्या चल रहा है? ये सवाल पूछते हुए लू मिंग का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया और किसी ने कुछ नहीं कहा। पैंग शी के शरीर की तलाशी लेते समय लू मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे जैसे वो लड़खड़ाता गया, लू मिंग का चेहरा और भी उदास होता गया। उसकी दोनों टांगों की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थीं, बाहों की हड्डियां टूट गई थीं और उसकी 3 पसलियां भी टूट गई थीं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि उसके आंतरिक अंगों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा झटका था। कितना निर्मम तरीका है! इतनी गंभीर चोट के साथ एक भी गलती उसके भविष्य के मार्शल दाव मार्ग को प्रभावित कर सकती है। इससे भी गंभीर मामलों में वो अपंग भी हो सकता है। बताओ, क्या हुआ? लू मिंग की आवाज बेहद ठंडी थी। लू मिंग, कोई बात नहीं, ये सब हमारी ही गलती है, हुआ ची ने दांत पीसते हुए कहा। इसका कारण क्या था? लू मिंग ने पूछना जारी रखा। हुआ ची, अब इसे छुपाओ मत। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसी दौरान एक और युवक ने चिल्लाया। उस युवक का नाम लियू क्यूई था। दरअसल लू मिंग को इन युवाओं के बारे में कुछ जानकारी थी। ये इस वर्ष वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्य थे। लियू क्यूई, तुम ऐसा नहीं कह सकते, हुआ ची ने पुकार कर कहा। हुआ ची, चुप रहो, लू मिंग चिल्लाया और फिर लियू क्यूई की ओर देखा। बोलो। लियू क्यूई ने दांत पीसते हुए कहा, बड़े भाई लू मिंग, पैंग शी की पिटाई हुई है। उन्हें तारा और चंद्रमा गठबंधन के लोगों ने पीटा है। स्टार मून एलायंस। लू मिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने इस स्टार मून एलायंस के बारे में कभी नहीं सुना था। वरिष्ठ भाई लू मिंग, स्टार मून एलायंस एजियो ड्रैगन हॉल के कुछ शिष्यों द्वारा गठित एक बल है। उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में एक स्टार मून टॉवर बनाया है, जो शिष्यों से सामग्री और वस्तुएं खरीदने में विशेषज्ञता रखता है। योगदान बिंदुओं के बदले में मिलने वाली वस्तुओं की तुलना में इसकी कीमत थोड़ी अधिक है। लियू क्यूई ने समझाना शुरू किया। लू मिंग ने सिर हिलाया। व्यापार क्षेत्र चारों महान अकादमियों के मध्य में स्थित था। यहीं पर चारों महान अकादमियों के शिष्य अपनी वस्तुएं खरीदते और बेचते थे। योगदान महल में विनिमय करना सुविधाजनक तो था, लेकिन विनिमय दर अपेक्षाकृत कम थी। इसलिए कई शिष्य मिशन पर जाते समय रसायन विद्या या हथियार निर्माण के लिए सामग्री प्राप्त करने हेतु व्यापार क्षेत्र में विनिमय करना पसंद करते थे। ये तरीका अधिक किफायती था। लियू क्यूई ने आगे कहा, इस दौरान पैंग शी और मैं एक मिशन पर साथ गए थे। हमने कुछ सामान इकट्ठा किया और उसे स्टार मून टावर में बेच दिया। किसने सोचा था कि स्टार मून टावर इतना नीच होगा? उन्होंने 1000 चांदी के सिक्के की चीज के लिए सिर्फ एक चांदी का सिक्का दिया। पैंग शी इतना गुस्सा हुआ कि उसने उनसे बहस की। आखिर में उसकी इस तरह पिटाई हुई। हमारी भी पिटाई हुई। बिल्कुल सही। सबसे बुरी बात यह है कि वे सिर्फ हमारे वर्मिलियन बड हॉल को निशाना बना रहे हैं। बाकी हॉल निष्पक्ष व्यापार कर रहे हैं। एक अन्य युवक चिल्लाया। ठीक है, तो ये सीधे वर्मिलियन बड हॉल के सामने ही है? लू मिंग ने कुछ बुदबुदाया। इस समय वह शांत हो चुका था, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी बेहद ठंडी चमक थी। उसकी निगाहें मिलते ही बाकी युवक सिहर उठे। हुआ ची, जल्दी से संप्रदाय के रसायन शास्त्री को बुलाओ, चाहे मुझे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, मुझे पैंग शी को बचाना ही होगा। लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे आमंत्रित करने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। वो जल्द ही यहां आ जाएगा, हुआ ची ने कहा। यह अच्छी बात है, मैं पांग शी को आपकी देखरेख में छोड़ रहा हूं। लू मिंग मुड़ा और बाहर चला गया। लू मिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्टार मून टावर में कई विशेषज्ञ हैं। तुम उनके मुकाबले के नहीं हो। अगर तुम जाओगे तो मौत को दावत दोगे। हुआ ची ने पुकारा, अगर मैं नहीं गया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। लू मिंग ने बस इतना ही कहा और गुस्से में वहां से चला गया। हालांकि लू मिंग और पांग शी एक दूसरे को कुछ ही महीनों से जानते थे। पांग शी का व्यक्तित्व सीधा साधा और ईमानदार था। लू मिंग उन्हें लंबे समय से एक शिकारी का बेटा मानता था।
लू मिंग उसे एक दोस्त या भाई की तरह मानता था। अब जबकि पैंग शी की इतनी बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी तो वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हालांकि उसे लगा कि यह मामला बहुत अजीब है और एक जाल हो सकता है, फिर भी उसे लगा कि यह एक जाल ही है। मगर इससे क्या, एक पुरुष होने के नाते कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसे करनी चाहिए थी और कुछ ऐसी थीं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे चैन नहीं मिलता। अध्याय 77, अभिमानी और निरंकुश। अनुवादक। 54,96,90,339 लू मिंग के जाते हुए उसकी पीठ को देखकर हुआ ची के चेहरे पर चिंता झलक उठी। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, अगर लू मिंग ऐसे ही चला गया तो उसे जरूर नुकसान होगा। मैंने सुना है कि स्टार मून टावर को याओ तियान्यू का समर्थन प्राप्त है, जो कांस्य श्रेणी का प्रतिभाशाली योद्धा है। लू मिंग चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं फैंग वू को ढूंढने जा रहा हूं। मैं उससे कहूंगा कि वो बड़ी मुलैन को ढूंढे, नहीं तो लू मिंग खतरे में पड़ जाएगा। हुआ ची ने जल्दी से जाने से पहले दूसरों को चेतावनी दी। स्टार मून टावर की बात करें तो पूरे व्यापारिक जिले में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो इसके बारे में न जानता हो। ये बेहद प्रसिद्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार मून टावर को कांस्य रैंकिंग पर मौजूद प्रतिभाशाली याओ तियान्यू का समर्थन प्राप्त था। इसलिए स्टार मून टावर की ताकत पूरे व्यापारिक जिले में सबसे ऊपर थी। इसका कारण ये था कि चांदी के अनुयायी इस तरह के सामान्य व्यापारिक स्थानों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनके पास एक उच्च श्रेणी का आयोजन स्थल था। स्टार मून टावर एक 3 मंजिला इमारत थी जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। लियू वेई स्टार मून टावर में एक छोटा नेता था। वो 1 साल से अधिक समय से स्टार मून टावर में कार्यरत था। अपनी तेज बुद्धि, कुशल प्रबंधन क्षमता और निर्मम कार्यप्रणाली के कारण वह महज 1 साल में ही एक छोटा नेता बन गया था। इस समय वो स्टार मून टावर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक कुर्सी पर आलस्य से बैठा हुआ था और आगे की ओर देख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार मून टावर के सामने अभी भी कुछ लोग मौजूद थे। ये लोग वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्य थे। ये लोग भी पैंग शी और अन्य लोगों जैसे ही थे। इन सभी को स्टार मून टावर द्वारा धोखा दिया गया था। उस समय वे सभी लियू वेई को घूर रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उनके एक शिष्य को स्टार मून एलायंस के सदस्यों ने बुरी तरह पीटा था। उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था। लियू वेई ने चाय का प्याला पकड़ा और धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिया। नीचे खड़े नए लोगों को देखकर, जो गुस्से में थे लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उसे अपने दिल में संतोष का अनुभव हुआ। धिक्कार है, मेरे सामान की कीमत 3000 ताइल चांदी है और उन्होंने मुझे सिर्फ 3 ताइल चांदी दी। इसमें और लूट में क्या फर्क है? शिष्यों ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली और मन ही मन दहाड़ने लगे। तुम सब क्या देख रहे हो? मार खाने को बुला रहे हो, है ना? जल्दी करो और यहां से चले जाओ। लियू वेई ने ऊपर से उसे फटकारा। मैं तब जाऊंगा जब तुम मुझे सामान लौटा दोगे। अंत में लगभग 15 वर्ष की एक दुबली पतली किशोरी ने पुकारने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, अब भी तुम सामान वापस मांगने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम सपने देख रहे हो? समझ लो, हमने तुम्हारा सामान खरीद लिया है और तुम्हें चांदी भी दे दी है। यह एक उचित सौदा है, समझे? इससे पहले कि लियू वेई कुछ कह पाता, एक बड़बोला नौकर उसके बगल से कूदकर बाहर आया और चिल्लाने लगा। उसे डांटने के बाद उसने चुपके से लियू वेई की ओर देखा और पाया कि लियू वेई मन ही मन सिर हिला रहा है। वो बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था कि लियू वेई अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। नीचे दुबले पतले युवक का चेहरा लाल हो गया था। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, क्या यह न्याय संगत है? मेरी सामग्री 5000 ताइल से भी अधिक की है और आप मुझे केवल 5 ताइल दे रहे हैं। मैंने इन्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओह, अब भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो? लगता है तुम्हारी हड्डियां खुजली कर रही हैं। क्या तुम भी उस बड़े आदमी की तरह अपनी सारी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? हमारे गठबंधन के मुखिया ने खुद उस मामले को निपटाया था, तो अगर मैं अब ऐसा करूं तो वही हाल होगा। बड़े मुंह वाला वो नौकर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नीचे उतर गया। दुबले पतले युवक ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, तुम जो कर रहे हो वो संप्रदाय के नियमों के विरुद्ध है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराऊंगा। ओह, क्या आप अब भी हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आपकी हड्डियां सचमुच खुजली कर रही हैं। बड़े मुंह वाले उस नौकर का चेहरा उदास था जब वो पतले युवक की ओर बढ़ा। दुबले पतले लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। वर्मिलियन बड हॉल के अन्य नए शिष्यों ने अपने दांत पीस लिए।
लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। दूर से अन्य प्रांगणों से कई शिष्य ये तमाशा देख रहे थे। वे सभी बहुत उत्सुकता से देख रहे थे, मानो कोई अच्छा तमाशा देख रहे हों। इधर मत आना, दुबले पतले युवक ने दहाड़ मारी और हथेली से प्रहार किया। हालांकि वो केवल 9वीं श्रेणी के योद्धा स्तर पर था, जबकि बड़बोला नौकर एक पुराना शिष्य था जो पहले ही 3वीं श्रेणी के गुरु स्तर तक पहुंच चुका था। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ही झटके में दुबले पतले युवक को चोट लगी और वह खून थूकने लगा। वो लगातार पीछे हटता रहा, लेकिन बड़े मुंह वाले गुंडे ने तुरंत उसका पीछा किया और उसकी गर्दन पकड़ ली। अब भी हमला करने की हिम्मत कर रहे हो? मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। बड़े मुंह वाले उस गुंडे ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाया और उस पतले युवक के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो मुसीबत में है, वर्मिलियन बडहॉल के नए शिष्य ने आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अपेक्षित थप्पड़ की आवाज नहीं सुनाई दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जिज्ञासावश अपनी आंखें खोली और देखा कि बड़े मुंह वाले नौकर की बांह किसी ने पकड़ रखी थी। वो लगभग 15 वर्ष का एक युवक था, लगभग उन्हीं की उम्र का, लेकिन उसने नीले रंग का चोला पहना हुआ था और उसका शरीर दुबला पतला था। वहां खड़े रहने मात्र से ही वो पहाड़ की तरह स्थिर प्रतीत होता था। दुबला पतला किशोर पिटने के लिए तैयार था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि बड़े मुंह वाले गुंडे का हाथ किसी ने पकड़ रखा है। उसने अपना सिर घुमाया और एक कोमल और सुंदर चेहरा देखा। हालांकि ये चेहरा बेहद ठंडा था। लू, सीनियर ब्रदर लू मिंग, दुबली पतली किशोरी सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम कौन हो? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? बड़े मुंह वाले उस नौकर ने चिल्लाकर कहा। वो तो वर्मिलियन बडहॉल की एक नई शिष्या है। लू मिंग ने उदासीनता से कहा। क्या वर्मिलियन बडहॉल का कोई नया शिष्य है? जब उसने सुना कि लू मिंग वर्मिलियन बडहॉल का नया शिष्य है, तो बड़बोले नौकर का साहस बढ़ गया। वो चिल्लाया, तुम तो अभी नए शिष्य हो और मेरी हाथ पकड़ने की हिम्मत करते हो। अगर तुम हाथ नहीं छोड़ते तो घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या ऐसा है? लू मिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुम जैसे निकम्मे लोग यहां अभी भी क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू मिंग ने अपनी हथेली पर बल लगाया। कच्चा हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। फिर बड़े मुंह वाले उस चेले की तीखी चीख सुनाई दी। मेरा हाथ टूट गया है, मेरा हाथ छोड़ दो। बड़े मुंह वाले उस गुंडे ने दर्द से चीख मारी। उसने दुबले पतले किशोर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और लू मिंग की बाह तोड़ने की बेताब कोशिश की। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लू मिंग ने व्यंग्य किया। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से नीचे पटका। यह एक बेहद जोरदार थप्पड़ था। थप्पड़ की आवाज के साथ ही बड़बोले युवक का शरीर हवा में उड़ते हुए फटे हुए कूड़े के थैले की तरह हो गया। वो धड़ाम से उड़कर जमीन पर जा गिरा। सभी ने ये भी देखा कि जैसे ही वो बाहर की ओर उड़ा, उसके मुंह से खून से सने दांत बाहर निकल आए। बड़े मुंह वाला चेहरा ढह गया और विकृत हो गया। टकराना। बड़े मुंह वाला वो नौकर सीढ़ियों के बगल वाली दीवार पर बुरी तरह गिर पड़ा। वो चीखा और बेहोश हो गया। वाह, बहुत अच्छा लगा। वर्मिलियन बडहॉल के नए प्रशिक्षुओं के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। ये थप्पड़ बहुत ही संतोषजनक था, बहुत ही संतोषजनक। कुछ देर पहले तक तो वो बदतमीज और तानाशाह बने हुए थे, लेकिन अब उन्हें इतनी जोरदार थप्पड़ पड़ी कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि वो उनकी रग रग में समा गई। उनकी इच्छा हुई कि काश वो लू मिंग बन जाते और उस बदतमीज नौजवान को कुछ जोरदार थप्पड़ मार देते। उस समय स्टार मून टावर के प्रवेश द्वार पर खड़े लियू वेई और स्टार मून एलायंस के अन्य सदस्यों के चेहरे उदास हो गए। अध्याय 78, उसके बड़े मुंह पर थप्पड़ मारना। अनुवादक 54,96,90,339। ये घटिया इंसान कहां से आया? क्या तूने तेंदुए की आंतें खाई हैं? तूने तारा और चंद्रमा गठबंधन के लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अगर आज मैंने तुझे अपाहिज नहीं किया तो मैं अपना उपनाम बदलकर तेरा उपनाम रख लूंगा। एक सांवले रंग का युवक बाहर निकला। उसका शरीर राजसी था और उसकी मांसपेशियां काले लोहे की तरह उभरी हुई थीं। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह लू मिंग को जानलेवा निगाहों से घूर रहा था। टकराना। वो अचानक सीढ़ियों के ऊपर से कूद गया। हवा में रहते हुए उसका शरीर खून जैसे लाल प्रकाश से जगमगा उठा और एक विशाल काला भालू प्रकट हुआ। उस काले भालू पर 2 खून जैसे लाल चक्र थे। अपनी चौथी श्रेणी की निपुण साधना और काले भालू के वंश के बल पर उस बलवान युवक की आभा और भी प्रबल हो गई। एक पहाड़ की तरह उसने लू मिंग पर दबाव बनाया।
ये हट्टा कट्टा युवक पहले वाले बड़बोले युवक से कई गुना अधिक बलवान था। ऊपर लियू वेई और बाकी लोग उपहास उड़ा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह हट्टा कट्टा युवक निश्चित रूप से लू मिंग को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। एक नया शिष्य कितना शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। फिर भी वो एक जोरदार थप्पड़ था। फिर सभी ने देखा कि प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला वो बलवान युवक आगे की ओर झपटने की गति से भी अधिक तेजी से पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका चेहरा विकृत हो गया था और दांतों से सना खून चारों ओर फैल गया। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा और चीखते हुए वह उस बड़े मुंह वाले युवक के कदमों पर चल पड़ा और बेहोश हो गया। हाँ, लियू वेई और स्टामून एलायंस के अन्य सदस्य अवाक रह गए। वे चाहे कितने भी अभिमानी क्यों न हो, वे यह बात समझ सकते थे कि लू मिंग एक विशेषज्ञ था। लेकिन वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्यों में इतना शक्तिशाली गुरु कब से था? ये हो सकता है। लियू वेई के चेहरे के भाव बदल गए। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे और पूछा, बोलो, तुम कौन हो? बड़े भाई लू मिंग। बहुत बढ़िया। उसी क्षण दुबले पतले युवक ने उत्साह से चिल्लाया। हालांकि वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्यों ने लू मिंग को पहले देखा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें उसका नाम पुकारने का भी समय नहीं मिला। लू मिंग, नवागंतुक राजा लू मिंग। सीढ़ियों पर स्टार मून एलायंस के अन्य सदस्यों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। कुछ लोगों के लिए नवनिर्वाचित राजा का अभी भी कुछ महत्व था, खासकर 2 महीने पहले जब लू मिंग ने निंगफेंग को हराया था। तो क्या वो वही था? पास ही में चारों आंगनों के अन्य वरिष्ठ शिष्यों को अचानक बात समझ में आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस साल के नवागंतुकों में से केवल लू मिंग के पास ही स्टार और मून एलायंस के 2 सदस्यों को दरवाजे के सामने से भगाने की क्षमता और हिम्मत थी। लू मिंग, क्या सच में तुम हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम नए राजा हो, लेकिन स्टामून गठबंधन में गड़बड़ी पैदा करने के लिए तुम अभी भी बहुत छोटे हो। लियू वेई की आंखों में एक चमक आई और उसने ठंडे स्वर में कहा। लू मिंग के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ लियू वेई और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। लू मिंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सचमुच स्टार मून एलायंस के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। स्टार मून एलायंस की नेता चेन युक्सिंग 9वीं कक्षा में पहुंचने वाली एक कुशल योद्धा है। मैं तुम्हें बता दूं कि उनके पीछे वरिष्ठ भाई याओ तियान्यू है, जो कांस्य पदक पर है। अगर तुमने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो तुम्हारा हमेशा के लिए विनाश निश्चित है। लियू वेई ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना चेहरा बिगाड़ लिया। लू मिंग का शरीर थम गया और वो अपनी जगह पर ही रुक गया। याओ तियान्यू, ये याओ तियान्यू है। लू मिंग की आंखों में एक चौंकाने वाली जानलेवा मंशा झलक रही थी। इस समय स्टार मून टावर की तीसरी मंजिल पर कुछ युवक नीचे की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। उनमें से एक ने तारों और चंद्रमा की आकृति वाला लंबा चोला पहन रखा था। यह व्यक्ति स्टार मून एलायंस का नेता चेन युएक्सिंग था। गठबंधन के मुखिया, क्या आप अब कोई कदम नहीं उठाएंगे? एक युवक ने पूछा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लू मिंग को जो चाहे करने दो। लियू वेई और बाकी जैसे निकम्मों की पिटाई होना ही बेहतर है। बड़े भाई याओ तियान्यू और ट्रिब्यूनल काउंसिल के लोग जल्द ही यहां आएंगे। उस समय हम लू मिंग को हराने का मौका पा सकते हैं। चेन युएक्सिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी नज़र में लियू वेई और बाकी लोग महज मोहरे थे जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था। गठबंधन का स्वामी बुद्धिमान है। अन्य युवकों ने उसकी चापलूसी करने का अवसर लिया। नीचे लियू वेई ने देखा कि लू मिंग रुक गया है। उसने सोचा कि लू मिंग याओ तियान्यू की प्रतिष्ठा से डरता है। वो तुरंत घमंडी होकर चिल्लाया, लू मिंग, तुमने स्टार मून एलायंस के 2 सदस्यों को थप्पड़ मारा है। ये स्टार मून एलायंस की प्रतिष्ठा को चकनाचूर करने के बराबर है। यह एक गंभीर अपराध है। कैसा रहेगा अगर तुम 2000 योगदान अंक, नहीं 5000 योगदान अंक चिकित्सा खर्च के रूप में काट लो और सार्वजनिक रूप से माफी मांगो? मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूंगा। अरे सच में, आप तो वाकई बहुत आत्मविश्वासी है। लू मिंग कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। लियू वेई का चेहरा फिर से बदल गया और वह चिल्लाया, लू मिंग, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी रुक जाओ। हालांकि लू मिंग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह धीरे धीरे लियू वेई की ओर बढ़ता रहा। लियू वेई के चेहरे पर ठंडे पसीने आने लगे। वो अचानक चिल्लाया, चलो सब मिलकर उसे अपाहिज कर दो। भनभनाहट, वूश। तुरंत ही लियू वेई के पीछे खड़े 1 दर्जन से अधिक युवक आगे बढ़े। खून जैसे लाल रंग की रोशनी की किरणें चमक उठी। इन युवकों ने बिना किसी झिझक के अपनी वंश परंपरा को सक्रिय करने का निर्णय लिया।
वापस वहीं जाओ जहां से आए हो। लू मिंग ने हाथ हिलाकर उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ों की एक के बाद एक जोरदार आवाजें हवा में गूंज उठी। स्टार मून एलायंस के जो सदस्य दौड़कर आए थे, वे जितनी तेजी से आए थे उससे भी ज्यादा तेजी से वापस उड़ गए। वे सभी दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। खून और दांत जमीन पर चारों ओर बिखर गए थे। शुरू से अंत तक लू मिंग ने केवल अपना हाथ हिलाया, मानो वह मक्खियों को भगा रहा हो, और स्टार मून एलायंस के सदस्य हवा में उड़ गए। हाँ हाँ, कई लोगों के कराहने की आवाजें सुनाई दी। चारों प्रांगणों के शिष्य अचंभित रह गए। वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्य विशेष रूप से उत्साहित थे। वे सभी कांप रहे थे। कितना मजबूत! लू मिंग फिर से मजबूत हो गया है। यह एक विलक्षण प्रतिभा है, सचमुच एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति। शुवानजियान संप्रदाय में ऐसा व्यक्ति कुछ वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। कुछ वरिष्ठ शिष्यों ने जटिल भावों के साथ कहा। अचानक स्टार मून टावर के द्वार पर केवल लियू वेई ही रह गया था। वो इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते शरीर के साथ लू मिंग को घूरता रहा। लू मिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी वाला काम मत करना। लियू वेई की आवाज कांप रही थी। हालांकि लू मिंग ने उसकी ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाकर पूरे स्टार मून टावर को देखा और बुदबुदाया, स्टार मून टावर का अब कोई अस्तित्व नहीं है। धमाका! फिर लू मिंग ने बगल में स्थित एक खंभे पर मुक्का मारा। धमाका! वो स्तंभ अत्यंत कठोर काले लोहे की लकड़ी से बना था। हालांकि लू मिंग के एक ही मुक्के से वो टुकड़ों में बिखर गया और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। टकराना! उसके बाद लू मिंग ने आगे बढ़कर एक और खंभे को विस्फोटित कर दिया। उसी जोरदार धमाके के साथ खंभा चकनाचूर हो गया। काका! दो खंभे टूटने के बाद पूरा स्टार मून टावर हिलने लगा और उसमें से चटकने की आवाजें आने लगी। लू मिंग, तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ! लियू वेई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह पागलों की तरह चीखने लगा। तीसरी मंजिल पर चेन युएक्सिंग अब शांत नहीं रह सकी। वो पागलों की तरह चिल्लाई, धिक्कार है, धिक्कार है, यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि लू मिंग रुकने के मूड में नहीं था। तलवार की आवाज गूंज उठी जब उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली। उसने तारा चंद्रमा टावर के किनारे स्थित खंभों की ओर लगातार कुछ तलवार की शक्ति से वार किए। क्यूई तलवार सीटी बजाती हुई निकली और बेहद तेज थी। इसने सीधे बाईं और दाईं ओर के 4 खंभों को काट गिराया। अध्याय 79, स्टार मून टावर को ध्वस्त करना। अनुवादक 54,96,90,339। स्टार मून टावर में कुल 8 स्तंभ थे। लू मिंग ने उनमें से 6 को लगातार तोड़ दिया, जिससे केवल अंतिम 2 स्तंभ बचे रहे। 2 दीवारों के सहारे के बावजूद स्टार मून टावर हिंसक रूप से हिलने लगा और चटकने की आवाजें आने लगीं। लू मिंग, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। तीसरी मंजिल से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और फिर कुछ लोग नीचे कूद गए। ये चेन युएक्सिंग है। स्टार मून एलायंस का नेता चेन युएक्सिंग आखिरकार सामने आ गया है, किसी ने चिल्लाया। इस समय चेन युएक्सिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने लू मिंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, लू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टार मून टावर को नष्ट करने की? आज मैं तुम्हारी हर हड्डी और हर नस तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें एक निकम्मा इंसान बना दूंगी, एक ऐसा निकम्मा जो सुअर या कुत्ते से भी बदतर होगा। लू मिंग के पास मौजूद साधन उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। उसने सोचा था कि लू मिंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लियू वेई और बाकी लोगों को हराने में उसे कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तब तक याओ तियान्यू कानून प्रवर्तन कार्यालय के लोगों के साथ वहां पहुंच चुका था। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लू मिंग की युद्ध क्षमता उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगी। साथ ही उसकी क्रूरता और निर्भीकता भी उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। लू मिंग वास्तव में स्टार मून टावर को गिराना चाहता था। यह उसका खून, पसीना और आंसू थे, इसलिए उसके पास खुद को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू मिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने केवल चेन युएक्सिंग को ठंडी निगाहों से देखा। लू मिंग, मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारे दोस्त की सारी हड्डियां मैंने ही तोड़ी थी। अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, तुम अपने दोस्त के साथ जाओ। चेन युएक्सिंग के चेहरे पर हत्या का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा किसी पर्वत की तरह भारी थी। 8वीं कक्षा के उत्तरार्ध में महारत हासिल करने का क्षेत्र, ये चेन युएक्सिंग की ताकत थी। वो बेहद शक्तिशाली थी, निंग फैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली। अन्यथा वो स्टार मून टावर को खोलकर स्टार मून एलायंस को नियंत्रित नहीं कर पाती।
सीढ़ियों के नीचे वर्मिलियन बड हॉल के नए प्रशिक्षु इस आभा से दब गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे पीछे हट गए। लू मिंग, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अभी मेरे सामने चुनौती देने का समय नहीं आया है। आज मैं तुम्हें मुफ्त में इंसान बनना सिखाऊंगा। तुम्हें शांत रहना होगा। जब तुम्हारा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे तुम हरा नहीं सकते, तो तुम्हें दुम दबाकर रहना होगा और सही व्यवहार करना होगा। धमाका। जैसे जैसे वो बोलती गई, चेन युएक्सिंग की आभा और भी अधिक मजबूत होती गई। चेन युएक्सिंग की वंश परंपरा चौथे स्तर की थी। इस समय चेन युएक्सिंग की शक्ति 8वें दर्जे के मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। बिजली का पंजा। भन भन। चेन युएक्सिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और झट से वो लू मिंग के सामने आ गई। चाकू की तरह तेज पंजे लू मिंग पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। एक ही पल में वो कम से कम 20 बार आउट हो चुका था। हालांकि लू मिंग तेज था। तलवार की आवाज गूंजी। पलक झपकते ही लू मिंग के हाथों से दर्जनों तलवारों की रोशनी निकली। ये बेहद चकाचौंध करने वाली थी। ची ची। तलवार की ऊर्जा सीटी बजाती हुई निकली। पंजे की ताकत आर पार हो गई और चारों दिशाओं में एक तेज हवा बह निकली। पास ही स्थित वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्य पीछे हटते रहे। बैंग बैंग। कुछ ऊर्जा बाहर निकली और तारा चंद्रमा टावर की दीवारों से टकराई, जिससे तारा चंद्रमा टावर और भी अधिक हिलने लगा। आह! अचानक एक चीख सुनाई दी और एक आकृति पीछे हट गई। वो चेन युएक्सिंग थी। उसके कंधे पर तलवार का एक गहरा घाव दिखाई दिया, जिससे उसकी एक भुजा लगभग कट गई थी। आसपास मौजूद दर्शक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 10 चालों से भी कम समय में चेन युएक्सिंग हार गया और गंभीर चोटों के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। आक्रमण करना। चेन युएक्सिंग दहाड़ा। उसका दिल डर से कांप रहा था। भन 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 भन। उसके साथ मौजूद कुछ युवक लू मिंग की ओर दौड़े। चेन युएक्सिंग की बात करें तो वो वास्तव में भाग रही थी। वो भागना चाहता था। चेन युएक्सिंग, भागने के बारे में सोचना भी मत। मर जा। लू मिंग दहाड़ा। उसकी तलवार तेजी से चमक रही थी और बेहद धारदार थी। वूश वूश। वे कुछ युवक पल भर में हवा में उड़ गए। वे दूर जाकर स्टार मून टावर की दीवार से बुरी तरह टकरा गए। बूम बूम बूम। इस बार स्टार मून टावर अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ रहा और ढह गया। जल्दी पीछे हटो। चारों प्रांगणों में से जो शिष्य उसके निकट थे, उनमें से कुछ भय से पीले पड़ गए और तेजी से पीछे हट गए। बूम बूम बूम। पूरा स्टार मून टावर ढह गया, जिससे धूल उड़ने लगी। लू मिंग का शरीर बिजली की गति से चेन युएक्सिंग की ओर दौड़ा। चेन युएक्सिंग बुरी तरह घायल हो गई थी और उसकी गति काफी कम हो गई थी। कुछ ही पलों में लू मिंग ने उसे पकड़ लिया। लू मिंग, 1 मिनट रुको, हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। जब चेन युएक्सिंग ने देखा कि वह भाग नहीं सकती, तो वह रुक गई और गिड़गिड़ाने लगी। साथ ही वह अपने लाभों का इस्तेमाल करके लू मिंग को स्थिर करना चाहती थी। उसी समय वो लगातार सोच रहा था, जल्दी ही बड़े भाई याओ तियान्यू और बाकी लोग जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। जब वे आएंगे, लू मिंग, मैं देखूंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होती है। मुझे बदला चाहिए। मुझे 10 गुना 100 गुना ज्यादा बदला चाहिए। मुझे क्या चाहिए? लू मिंग के होठों पर ठंडी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मेरी इच्छा बहुत सीधी सादी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे भाई पांग शी पर जितनी मात्रा में प्रयोग किया है, उससे दुगुनी मात्रा में प्रयोग करो। धमाका। उसने चेन युएक्सिंग के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। धमाके के साथ ही उसकी कुछ पसलियां टूट गईं। वह हवा में उछलकर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अगला नंबर तुम्हारे चारों अंगों का है। लू मिंग की आंखें ठंडी थीं जब वो चेन युएक्सिंग के पास गया। नहीं, ऐसा मत करो, चेन युएक्सिंग चिल्लाया। रुकना। इसी दौरान दूर से अचानक एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। एक ही समय पर भनभनाहट, वूश, एक के बाद एक व्यक्ति दौड़कर वहां पहुंच गया। ये कानून प्रवर्तन कार्यालय के लोग हैं। नेता याओ तियान्यू है। ये सब खत्म हो गया। इस बार लू मिंग का खेल खत्म। आसपास मौजूद वरिष्ठ शिष्यों ने इन लोगों को दौड़ते हुए देखकर आश्चर्य से चीख मारी। बेशक कुछ लोग हैरान थे, कुछ चिंतित थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग खुश थे। ट्रिब्यूनल परिषद की स्थापना 4 महान हॉलों द्वारा की गई थी। प्रत्येक हॉल रहस्यमय तलवार संप्रदाय की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रिब्यूनल परिषद में शामिल होने के लिए कुछ लोगों का चयन करता था। बड़े भाई लू मिंग, प्रवर्तन कार्यालय यही है। चलिए चलते हैं। लू मिंग द्वारा पहले बचाए गए दुबले पतले किशोर ने चिल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। हा, ट्रिब्यूनल काउंसिल के लोग यहाँ हैं। बड़े भाई याओ तियान्यू भी यहाँ है।
लू मिंग, तुम्हारा काम तमाम हो गया। मेरी पसलियां तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। ट्रिब्यूनल परिषद के लोगों के आते ही चेन युएक्सी का अहंकार पूरी तरह से बहाल हो गया। उसने ठंडे स्वर में पुकारा, कानून प्रवर्तन हॉल, हाँ हाँ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लू मिंग की आंखें अब भी ठंडी थीं। वो टस से मज नहीं हुआ। उसने अपना पैर उठाया और चेन युएक्सी के पैर पर जोर से पटका। चेन युएक्सी के चेहरे से अहंकार गायब हो गया और उसकी जगह असीम भय ने ले ली। वो विलाप करते हुए बोली, नहीं, ऐसा मत करो। कच्चा। लू मिंग ने चेन युएक्सी के पैर पर जोर से लात मारी। लू मिंग की ऊर्जा के बल से उसके पैर की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई। आह आह, मेरा पैर, बड़े भाई याओ, मुझे बचाओ, चेन युएक्सी विलाप करने लगे। बैंग बैंग, लू मिंग के पैर बिजली की तरह तेज थे और उसने 2 बार और पैर पटके। ये दोनों पैर चेन युएक्सी के दूसरे पैर और हाथ पर थे। चेन युएक्सी के पैर और हाथ की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गईं। इसी समय कानून प्रवर्तन कार्यालय के लोग अंततः पहुंचे और लू मिंग। अध्याय 80, डरने की क्या बात है। अनुवादक 54,96,90,339। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सबसे आगे चल रहा व्यक्ति लगभग 17 वर्ष का था। एक सामान्य लड़ाई में वो पहाड़ की तरह अडिग था। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और उसकी आंखों में भेड़िया या बाघ की तरह हत्या का भाव भरा हुआ था। ये सचमुच याओ तियान्यू है। वो स्वयं यहाँ आए हैं। आसपास के वातावरण में धीमी विस्मयबोधक आवाजें फैल गईं। लू मिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो ये किशोर याओ तियान्यू था। मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मुझे क्यों रुकना चाहिए? उसने शांत भाव से कहा। उसका चेहरा अब भी शांत था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर ब्रदर याओ से इस तरह बात करने की? लू मिंग, तुम्हारा ये रवैया कैसा है? लू मिंग के बोलते ही कानून प्रवर्तन कार्यालय के कुछ युवकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसे कोई परवाह नहीं थी। लू मिंग, तुमने बिना किसी कारण के अपने साथी शिष्य पर हमला किया। तुम्हारे तरीके क्रूर और निर्मम है। तुम बिल्कुल पागल हो। ये संप्रदाय के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। अब तुम खुद को जंजीरों में बांधकर हमारे साथ कानून प्रवर्तन हॉल चलो और अपनी सजा भुगतो। लाल चोगा पहने एक युवक बाहर आया और चिल्लाया। फिर एक जोरदार आवाज के साथ उसने लू मिंग के सामने एक मोटी जंजीर फेंक दी। बिल्कुल सही। लू मिंग, आत्मसमर्पण करो और सजा भुगतो। ट्रिब्यूनल काउंसिल के अन्य युवकों ने भी नारे लगाए। क्या मैंने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया? तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछते कि मैंने ये कदम क्यों उठाया? लू मिंग ने व्यंग्य किया। आपको इसके बारे में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। खैर, हमने आपको अपने साथी शिष्यों पर हमला करते और उन्हें गंभीर रूप से घायल करते देखा। आपने तारा चंद्रमा टावर को भी नष्ट कर दिया। यह एक गंभीर अपराध है। लाल वस्त्रधारी युवक ने अपनी बात समाप्त की। हे, मैं आपको अभी बता दूं कि मैं दोषी नहीं हूं। मैं तो बस संप्रदाय के बदमाशों को सजा दे रहा हूं। स्टार मून टावर ने नए शिष्यों से बेहद कम कीमत पर जबरदस्ती सामान खरीदा। अगर वे मना करते तो वे उन्हें बुरी तरह पीटते। मेरा एक दोस्त अभी भी बेहोश है। आप लोग इसकी जांच क्यों नहीं करते? लू मिंग ने ठंडे स्वर में कहा। बकवास है, वो हम पर झूठे आरोप लगा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े भाई याओ, आपको मेरी मदद करनी होगी। चेन युएक्सी का साधना स्तर उच्च था, इसलिए वो बेहोश नहीं हुई। उसने जोर से चिल्लाया। अपमान, क्या आपको लगता है कि दूसरे अंधे हैं? लू मिंग ने कहा। ओह, लाल वस्त्रधारी युवक ने वर्मिलियन बडहॉल के युवकों की ओर मुड़कर कहा, तुम में से किसने स्टार मून टावर को जबरदस्ती सामान खरीदते देखा? उसने तो किसी पर हमला करके उसे घायल भी कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। बकवास मत करो। अपने मुंह से निकली मुसीबत से सावधान रहो। एक धमकी, यह एक स्पष्ट धमकी थी। वर्मिलियन बडहॉल के नए शिष्य सच बताने ही वाले थे, लेकिन ये सुनकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। याओ तियान्यू एक तरफ खड़ा था। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली था। जब उसने भीड़ पर सरसरी नजर डाली तो शिष्यों के चेहरे और भी बिगड़ गए। एक पल के लिए किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। याओ तियान्यू के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। न्यायाधिकरण परिषद के अन्य शिष्यों ने भी उसका अनुकरण किया। लाल वस्त्रधारी युवक ने कहा, लू मिंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पक्ष में गवाही देने वाला कोई नहीं है। अब तुम्हारे पास कहने को और क्या है? तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हो? हे, लू मिंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ वर्मिलियन बडहॉल के नए शिष्यों पर एक नजर डाली।
लू मिंग की नजर देखकर वे शर्म से लाल हो गए और सिर झुका लिया। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लू मिंग, तुम क्या देख रहे हो? क्या वो उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था? ट्रिब्यूनल काउंसिल यहाँ है, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्या वो विरोध करने की कोशिश कर रहा था? भाइयों, हमले के लिए तैयार हो जाओ। लाल वस्त्रधारी युवक चिल्लाया, उसकी आंखों में निर्ममता की चमक थी। कुछ दिन पहले वो लू मिंग को बुलाने गया था, लेकिन लू मिंग ने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उसने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा। कानून प्रवर्तन हॉल, ये कैसी बकवास कानून प्रवर्तन हॉल है? आज मैंने कुछ नया सीखा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मेरे लिए आत्मसमर्पण करना नामुमकिन है। मैं, लू मिंग, लड़ाई से नहीं डरता। लू मिंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और वह गर्व से खड़ा था। उसका पतला शरीर एक ऊंचे और सीधे पर्वत शिखर की तरह था, जो अटूट और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण था। आज यहां आने से पहले ही उसने सोच लिया था कि याओ तियान्यू इन सबके पीछे हो सकता है। भले ही वह जानता था कि उसकी वर्तमान साधना के साथ कांस्य सूची में शामिल लोगों के खिलाफ जीतने की उसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी वह आया और उसने ये किया। यही उसके दिल की बात थी। वह वही करता जो वह करना चाहता था और जो उसे करना चाहिए था। सबसे बुरी स्थिति में वे एक खूनी लड़ाई लड़ेंगे। लू मिंग की आकृति को देखकर वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्यों को और भी अधिक शर्म महसूस हुई। रुको, एक मिनट रुको। अचानक एक आवाज सुनाई दी। दुबला पतला युवक, जिसे लू मिंग ने पहले बचाया था, ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। उसका चेहरा लाल हो गया था और शरीर कांप रहा था। वह बाहर निकल गया। मैं गवाह हो सकता हूं। बड़े भाई लू मिंग ने जो कहा वो सच है। स्टार मून टावर ने जबरदस्ती वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्यों का सामान खरीद लिया। उन्होंने 1000 ताइल के सामान के बदले सिर्फ 1 ताइल चांदी दी। अगर वे बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बुरी तरह पीटेंगे। एक वरिष्ठ सदस्य ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उसने चेन युएक्सिंग से बहस की और चेन युएक्सिंग ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। वरिष्ठ भाई लू मिंग ने केवल इसलिए हमला किया क्योंकि वह हमारे लिए खड़ा हुआ था। उसने संप्रदाय के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। मत। दुबले पतले युवक ने जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाल वस्त्रधारी युवक अचानक चिल्ला उठा, जिससे दुबले पतले युवक के अगले शब्द बीच में ही रुक गए। फिर उसने दुबले पतले युवक को ठंडी निगाहों से घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं साफ देख सकता हूं कि तुम लू मिंग के साथी हो। लू मिंग को संप्रदाय पर विपत्ति लाने में मदद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तो पुलिस को भी धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। आज तुम लू मिंग के साथ हो, इसलिए तुम्हें सजा से छुटकारा नहीं मिलेगा। दुबले पतले युवक का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूं। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, हमला करो। इस समय याओ तियान्यू ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वह निर्णायक और स्पष्ट था। छोटे भाई, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। लू मिंग ने अपनी हथेली हिलाई और ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह उमड़ पड़ा। दुबला पतला किशोर भीड़ में गायब हो गया। लू मिंग अकेले ही कानून प्रवर्तन हॉल का सामना कर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शरीर पर चल रही अथक लड़ाई ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। अंत तक लड़ो, लड़ते रहो। चलो मिलकर हमला करते हैं और लू मिंग को मार गिराते हैं। जब तक हम उसे मार नहीं डालते तब तक सब ठीक है। लाल वस्त्रधारी युवक चिल्लाया। भनभनाहट, वूश। उसी क्षण कानून प्रवर्तन विभाग के 10 से अधिक युवकों ने लू मिंग पर हमला कर दिया। तलवार की ऊर्जा, हथेली की हवा और मुट्ठी की ताकत ने पल भर में लू मिंग के पूरे शरीर को घेर लिया। न्यायाधिकरण परिषद के सभी शिष्य बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से सबसे कमजोर भी 6ठे दर्जे के मास्टर स्तर का था। अत्यंत प्रवाहमय प्रकाश, भन भन, तलवार की आवाज गूंजी और तलवार की रोशनी फूट पड़ी। तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी। लू मिंग भीड़ में घुस गया। क्लैंग क्लैंग, धमाका धमाका। टकराव और विस्फोटों की आवाजें गूंज उठी। फिर कुछ लोग पीछे हट गए। ये न्यायाधिकरण परिषद के शिष्य थे। उन सभी को सीने में चाकू से वार किया गया था, जिससे उनकी हड्डियां तक घाव हो गई थीं। वे जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े और मुंह भरकर खून उगलने लगे। चारों प्रांगणों के शिष्य स्तब्ध रह गए। लू मिंग का अहंकार बहुत अधिक था। उसने न केवल कानून प्रवर्तन कार्यालय के लोगों के साथ युद्ध छेड़ दिया, बल्कि एक ही झटके में कानून प्रवर्तन कार्यालय के कुछ विशेषज्ञों को भी घायल कर दिया। वो बहुत मजबूत था, जरूरत से ज्यादा मजबूत। ये जानना जरूरी था कि ट्रिब्यूनल काउंसिल में 8वीं श्रेणी के कई विशेषज्ञ मौजूद थे।
चलो साथ चलते हैं, लाल वस्त्रधारी युवक ने बगल से चिल्लाकर कहा। भनभनाहट, वूश, प्रवर्तन हॉल के और भी शिष्य लू मिन की ओर दौड़े। इस बार प्रवर्तन महल के 30 से अधिक शिष्य मौजूद थे। मारना। लू मिन ने दहाड़ते हुए एक प्रभावशाली अंदाज दिखाया। उसकी निगाहें लाल वस्त्रधारी शिष्य पर टिकी थीं और वो तेजी से उसी दिशा में दौड़